गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वी स्टार्ट आवर हिंदू डिस्कशन ऑफ 30 जुलाई। तो 30 जुलाई का हम हिंदू डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ क्या क्या पढ़ने वाले हैं इससे। वेट अ मिनट। तो जो पहली न्यूज़ है, फर्स्ट फ्रंट पेपर में जो न्यूज़ है वो है 27% ऑफ द OBC, 10% फॉर द EWS। मतलब क्या है कि जो आपका नीट का एग्ज़ाम होता है, मेडिकल लाइन का जो भी एग्ज़ाम होता है उसमें ऑल इंडिया लेवल का कोटा होता है। तो अभी तक ST और SC का कोटा लगता था। अब जो ऑल इंडिया में है वो OBC को भी ऐड कर दिया गया और EWS कोटे को भी उसमें ऐड कर दिया गया था। उसकी वजह से कुछ चेंजेस किए गए हैं। तो इसमें बस इतना ही आपको याद रखना है कि 1986 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला, डायरेक्शन दिया था कि SC ST को इसमें ऐड किया जाए। उसके बाद अब OBC को भी इसके अंदर ऐड कर दिया गया। तो कितने मतलब MBBS सीट के लिए जो 550 EWS को सीट फ़ायदा मिलेगा ऑल इंडिया कोटे से, और OBC वालों को कम से कम 2500 बच्चों को फ़ायदा मिलेगा इसके अंदर से। स्टूडेंट जो है पोस्ट ग्रेजुएशन में या फिर UG कोर्स में 1500 बच्चे को, तो ऐसे फ़ायदा होगा। EWS कोटा कब आया, कैसे आया, इसके बारे में देखेंगे। OBC का जो कैसे OBC बना, बैकवर्ड कैसे बना, हम पूरा रिजर्वेशन सिस्टम जो इंडिया में है वो अपने नोट से पढ़ेंगे। हम आते हैं अपने नोट्स के ऊपर। अगर आपको नोट्स की PDF चाहिए, ये नोट्स की फ्री ऑफ कॉस्ट में PDF इस वाले ग्रुप पे जा सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है ग्रुप का, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो रिजर्वेशन इन इंडिया पूरा पढ़ेंगे स्टार्टिंग से। रिजर्वेशन कैसे इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया, क्या बहुत पुरानी बात है कि एज ओल्ड कास्ट सिस्टम है इंडिया का, आपको पता ही है। बहुत पुराने मतलब वैदिक काल से हमारे यहाँ ये कास्टिंग सिस्टम स्टार्ट हो गया था। पूर्ण मतलब कि वर्ना सिस्टम ये सब स्टार्ट हो चुका था। फिर आगे बढ़ते चले गए, टाइम जैसे निकलता चला गया, फिर इसको रिजर्वेशन का अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया जो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए, इवन जो लेजिस्लेचर होती हैं आपकी विधान पालिका होती हैं या फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं उसके लिए भी अप्लाई, या फिर लोकल गवर्नमेंट के लिए भी ये स्टार्ट हो गया रिजर्वेशन सिस्टम। पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग ये बढ़ता चला गया। तो इससे क्या हो गया, हिस्टोरिकल जो क्यों दिया जाता है ये सब चीज़ें जो उन्होंने फेस किया है, हिस्टोरिकल इनजस्टिस फेस किया है कास्टिज्म के ऊपर। मतलब जैसे जो हमारे पुराने टाइम पे क्या होता था, एक अनटचेबिलिटी या फिर इनजस्टिस रहता था छोटे कास्ट के साथ, तो कहीं ना कहीं रिजर्वेशन इसलिए लेके आया कि इक्वलिटी उनको लाई जाए, उनमें एक पॉजिटिव फीलिंग उनके अंदर डेवलप की जाए। तो अब हिस्ट्री पढ़ते हैं कि ये कास्टिज्म मतलब ये स्टार्ट कहाँ से हुआ, ये सब रिजर्वेशन कहाँ से स्टार्ट हुआ। फर्स्ट टाइम जो बात उठी थी उसकी, वो उठी थी विलियम हंटर और ज्योतिबा फूले। 1982 में इन्होंने बात की थी आइडिया ऑफ कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन सिस्टम। तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखना, कभी भी रिजर्वेशन के ऊपर लिखने का आएगा तो आप विलियम हंटर और ज्योतिबा फूले के नाम के बिना आंसर स्टार्ट ही नहीं कर सकते। तो पहली बात यहाँ से बात उठी। उसके बाद जो आज का जो सिस्टम चल रहा है, जो आज आप रिजर्वेशन सिस्टम देखते हो एक मॉडर्न टाइप का, ये 1933 में जो ब्रिटिश आपके PM थे, आपका रामसे मैकडोनल्ड जिनका नाम था, वो लेके आए। उसको नाम दिया गया कम्युनल अवार्ड, उसे नाम दिया गया कम्युनल अवार्ड, उसको नाम दिया गया। आगे चल के तो उसमें क्या था कम्युनल अवार्ड में, क्यों डिफरेंट कास्ट है हमारे यहाँ, या फिर रिलीजन है, मुस्लिम हो गए, सिख हो गए, या फिर इंडियन क्रिश्चियन हो गए, एंग्लो इंडियंस हो गए, यूरोपियंस हो गए, दलित हो गए, इनको डिफरेंट रिजर्वेशन देके अलग अलग कर देंगे, इनकी सीटें भी अलग कर देंगे। तो ये बात हुई। अगर दलित को भी ऐड किया गया, फिर उसके अगेंस्ट में गांधी जी अनशन पर बैठ गए यरवदा जेल के अंदर, तो फिर अम्बेडकर समझाने गए उनको मान जाइए, तो गांधी जी मान गए थे बाद में। उसको ही पूना पैक्ट बोला जाता है। मान किस शर्त पे गए थे कि उनके लिए अलग मत दो, उनको हिंदुओं के अंदर एक रिजर्वेशन कैटेगरी दे दो, अलग मत करो, हिंदुओं के अंदर ही रिजर्वेशन कैटेगरी दे दो। फिर हम आज़ाद हो गए, हम इंडिपेंडेंट हमें मिल गई, मतलब आज़ादी मिल गई। तो ओनली जो रिजर्वेशन का प्रोविज़न था वो SC और ST के लिए था, ना कि OBC के लिए था। OBC बाद में आया 991 में, जब नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट थी, तब मंडल कमीशन का गठन किया गया। उसके बाद OBC निकलेगा बाहर निकल के। अब OBC की कमीशन है क्या, कैसे बना, मंडल कमीशन क्या है, ये एक्सरसाइज है। पावर जो आर्टिकल 340 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसको देता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकता है बैकवर्ड क्लास कमीशन। इन दिसंबर 1978 को ये अपॉइंट की गई थी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ BP मंडल। मतलब ये आर्टिकल 340 जो बैकवर्ड कास्ट है, प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकता है कोई बैकवर्ड क्लास कमीशन को, और वो उसने अपॉइंट किया था, प्रेसिडेंट सर ने अपॉइंट किया था 1978 में। इसको चेयरमैन किसने किया था, BP मंडल ने उनको चेयर किया था, BP मंडल ने। उसके बाद क्या होता है, फिर क्या होता है कि लोगों को आइडेंटिफाई किए जाते हैं, निकाले जाते हैं, ये सोशल इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस आगे आती हैं। पता लगता है कि इंडिया में जो 52% ऐसी OBCs हैं
कि मतलब जो बैकवर्ड सोशल बैकवर्ड है उनको रिजर्वेशन प्रोवाइड करने की बात होती है, 27% रिजर्वेशन दिया जाए उनको जो गवर्नमेंट जॉब है। कुछ इंडिकेटर्स के हिसाब से आपने निकाला, 11 इंडिकेटर्स थे, जैसे सोशली, एजुकेशनली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, उसके हिसाब से आपने 52% नियर अबाउट पॉपुलेशन जो इंडिया की ओबीसी बैकवर्ड उसमें आती है, और नियर अबाउट उनको रिजर्वेशन देना चाहिए 27% जॉब के अंदर। ऐसा मंडल कमीशन ने रिकमेंडेशन किया था, पर अभी तक कुछ नहीं हुआ था। आगे चलते हैं। आगे क्या होता है कि मतलब जैसे हिंदूज़ हैं, हिंदूज़ के अंदर से निकाला गया, फिर नॉन हिंदू के अंदर से भी ओबीसी बैकवर्ड क्लास को निकाला गया, जो मुस्लिम्स हैं, सिख हैं, क्रिश्चियन हैं, बुद्धिस्ट हैं, उनके अंदर से भी निकाला गया। तो पूरा जो ऑल ओवर इंडिया में, पूरे इंडिया में, ऑल इंडिया में कम से कम 3743 कास्ट को निकाला गया, जो डिप्रेस बैकवर्ड क्लासेस हैं, ठीक है ना, जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, बैकवर्ड क्लासेस, और उसमें भी जो बैकवर्ड क्लास में और भी डिप्रेस है, उनको 2108 कास्ट, ऐसी कास्ट निकली अलग अलग जगह से। तो इसके लिए मंडल कमीशन का फॉर्मेशन हुआ था। थोड़ा मैंने डायग्राम में आपको समझाता हूँ। 1979 में इसको बनाया गया था। इसका जो डिटरमाइंड क्राइटेरिया था वो सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस को बाहर निकालना था। और इसमें क्या किया था, रिजर्व स्टेप लिया गया था, टेकन फॉर ए एडवांसमेंट ऑफ दीज क्लासेस। जो सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको एडवांस करने के लिए स्टेप लिया गया था। एग्जामाइन किया गया चीज़ों को, कैसे कैसे बैकवर्ड सिटीजन है, वो मैंने 11 इंडिकेटर्स आपको बताए थे उसके ऊपर। फिर इसके लिए आर्टिकल 374, जो 3743 बैकवर्ड क्लासेस निकली, जो मैंने आपको ये बताया था। 3743 बैकवर्ड टोटल क्लासेस निकली। 1931 कास्ट सेंसस के हिसाब से निकाला था इन्होंने। जो 1931 में कास्ट सेंसस आया था उसके हिसाब से इन्होंने निकाला था। उसके बाद जब सेंसस आया कि 1971 का जो पॉपुलेशन सेंसस आया, दोनों को कंबाइन करके इन्होंने देखा था कि कितनी बैकवर्ड क्लासेस हुई हैं। अब बैकवर्ड पता कैसे लगाओगे, एक बेस ईयर तो लोगे ना कोई, तो इन्होंने 1937 का बेस ईयर लिया था, 1931 का बेस ईयर लिया था, और 1971 को इन्होंने जो कास्ट सेंसस, क्योंकि ये 79 में बनी थी, अब 1981 का तब तक हुआ नहीं था, तो 1971 का इन्होंने पॉपुलेशन सेंसस लिया था और उसके अकॉर्डिंग काउंट किया था। पता लगाया था कि पूरे इंडिया में 52% टोटल पॉपुलेशन में कहीं ना कहीं जो बैकवर्ड क्लासेस है, ये इंक्लूड नहीं किया था इन्होंने ST ST को, तो ये भी आप याद रखोगे। तो फिर रिजर्वेशन पॉलिसी दी गई कि ST SC को 22% हो गया, दोनों को मिला के इनको 27% हो गया। और एक लिमिट है जो सेट की हुई है कि 50% से ऊपर कोटा नहीं जाना चाहिए। इसमें किस केस में बताया गया, ये बताया गया था बालाजी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। आगे भी आएंगे ये। फिर 1931 कास्ट सेंसस जो है मतलब कि ओवर एस्टिमेट द फिगर एज शोन बाय द सब्सिक्वेंट स्टडीज़। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप याद रखो, मैंने एक ओवरव्यू दे दिया है। आगे चलते हैं। तो ये सारा आपको पता लग गया। फिर कुछ केसेस हुए इससे रिलेटेड, जो केसेस हुए, जैसे हुआ इंदिरा सोहानी का केस हुआ 1992 में। जब ये पूरा बैठ गई, कमीशन बन गई, तो वो बात हुई कि अब रिजर्वेशन पॉलिसी दे दो, तो इंदिरा सोहानी केस करते हैं 1992 में। सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो केस जाता है। जो 27% जो बैकवर्ड क्लासेस का था, मतलब उसको स्टिक डाउन किया जाता है गवर्नमेंट नोटिफिकेशन ऑफ रिजर्वेशन से, कि 27% तो आपने दिया, इसके साथ साथ एक कोटा और दिया जा रहा था, 10% गवर्नमेंट जॉब फॉर इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासेस, ये दिया जा रहा था अमंग द हायर कास्ट। जो भी EWS का कोटा है ना, वो बहुत पहले भी इस टाइप का एक कोटा आया था, जो हायर कास्ट में इकोनॉमिकल वीकर है, सेक्शन है, इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासेस है, उनको 10% दिया जा रहा था। पर ये सुप्रीम कोर्ट स्टेक डाउन कर देता है इंदिरा सोहानी केस के अंदर। तो ये कुछ होता है। फिर सुप्रीम कोर्ट फिर आता है कि आप जो 50% की जो कोटे की ये लिमिट है, आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते, तो ये भी आप याद रखें, इसमें भी ये सुनाता है। फिर सुप्रीम कोर्ट एक चीज़ और बोलता है कि आपको ये क्रीमी लेयर भी ऐड करना है, कि क्रीमी लेयर बैकवर्ड क्लासेस में क्रीमी लेयर जो है इसको भी ऐड करना है। अगर क्रीमी लेयर के ऊपर कोई चला जाता है तो उसको आपको रिजर्वेशन नहीं प्रोवाइड करना है। तो इंदिरा सोहानी केस में 3 चीज़ हुई थी। तो जो आप 10% हायर कास्ट के लिए ला रहे थे EWS की तरह, वो स्टिक डाउन हो जाता है, मत कैंसिल कर देता है सुप्रीम कोर्ट। 50% का कैप लगा देता है कि 50% ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, और उसके बाद क्रीमी लेयर बोल देता है, क्रीमी लेयर का आप स्टार्ट करो OBC के अंदर, कोई बात नहीं। फिर बाद में गवर्नमेंट अब रिसेंटली, देखो ये तो उस टाइम पे हुआ था, अब रिसेंटली गवर्नमेंट क्या करती है, 103 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लेके आती है 2019 में। उसमें 10% रिजर्वेशन दिलवाती है इकोनॉमिकल बैकवर्ड को। जो पहले दिया जा रहा था, जो सुप्रीम कोर्ट ने स्टिक डाउन किया था, उसको दोबारा करती है। अब आप सोचोगे अब क्यों नहीं किया स्टिक डाउन सुप्रीम कोर्ट ने, क्वेश्चन तो अभी भी आएगा ना। जब पहले इसको रोक दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, जब 1992 में इसको रोक दिया जा रहा था, अब क्यों नहीं रोक पाया सुप्रीम कोर्ट।
अब भी तो ये कैप किस ऊपर चला गया, 60% से चला गया, 10% और जुड़ गया तो 60% हो गया। उसके बाद ये अब क्यों नहीं रोका? वो इसलिए नहीं रोका क्योंकि जब ये एक्ट आया था, इस एक्ट के साथ साथ आर्टिकल 15 और 16 में भी चेंजेस किए गए थे। उसमें ऐड किया गया था इकोनॉमिकल बैकग्राउंडनेस को। अभी तक जो हमारे संविधान के अंदर था वो था सोशल बैकवर्डनेस, ज़्यादातर सोशल बैकवर्डनेस पे। तो 15-16 में चेंज करके इकोनॉमिकल बैकवर्डनेस को ऐड किया गया था आर्टिकल 15 और 16 में चेंज करके। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने वो अनकॉन्स्टिट्यूशन नहीं बोला क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आई थी गवर्नमेंट। तो उसके बाद 103 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट बन जाता है। आगे चलते हैं। तो ये जो 10% इकोनॉमिकल रिजर्वेशन है ये अब हो गया, अब तो 50% कैप से ऊपर चला गया, तो ये भी है। अब तो ये कैप से 50% ये हो गया जो आपका ST SC OBC के लिए है, और उसके बाद 10% आपका इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए। तो फिर गवर्नमेंट ने केस फिर सुप्रीम कोर्ट में गया। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, जो हमने कोटा दिया है ये जनरल वालों का ही दिया है, मतलब जो जनरल वाले इकोनॉमिकल वीकर हैं वही इसका लाभ उठा पाएंगे, इकोनॉमिकल वीकर वाले का। और OBC ST SC वाले को तो ऑलरेडी मिला हुआ है, वो क्यों जाएंगे EWS वाले में? तो जनरल वाले ही इसका लाभ उठा पाएंगे, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये सारी बात हुई। उसके बाद आपका पार्ट 16 डील करता है रिजर्वेशन ऑफ SC ST इन द सेंट्रल एंड द स्टेट लेजिस्लेचर। जो स्टेट की लेजिस्लेचर है ना, मतलब कहते हैं कि ये SC की सीट रिजर्व है, ये OBC की सीट, मतलब OBC की सीट तो नहीं होती है, SC की सीट रिजर्व है, यहाँ से SC कैंडिडेट लड़ सकता है इलेक्शन। तो पार्ट जो 16 है वो रिजर्वेशन देता है आपको ST SC को लेजिस्लेचर के अंदर। और कुछ पढ़ो, आर्टिकल 15(4) और आर्टिकल 16(4) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इस एनेबल करता है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को टू रिजर्व सीट द गवर्नमेंट सर्विसेज फॉर द मेंबर ऑफ ST and SC। ठीक है, जो गवर्नमेंट सर्विसेज होती है उसमें भी सीट रिजर्व रखता है कि किनकी, जो ST SC कम्युनिटी है, क्योंकि रिजर्वेशन पॉलिसी उनकी है। एक चीज़ और, तो फिर क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट किया जाता है 1770 में। उसमें क्या किया जाता है, 1995 में इसको लेके आते हैं, और ये रिजर्वेशन प्रमोशन में और देने की बात करते हैं। रिजर्वेशन प्रमोशन में एक तो आपने दे दिया उनको नौकरी लगाने के लिए रिजर्वेशन, और एक रिजर्वेशन दे रहे हो आप उनको प्रमोशन, अगर नौकरी लगने के बाद प्रमोशन में भी रिजर्वेशन दे रहे हो, तो ये कुछ गलत लगता है। फिर उसके बाद और भी चीज़ें आती हैं, आगे कोर्ट आती है, फिर आगे दिखाऊंगा, आगे कोर्ट आ जाएगी, कोर्ट इसको स्टिक डाउन करेगी। फिर इसमें कुछ एक प्रोविज़न और ऐड किया जाता है बाद में 85 से, जो 2001 में आया। उसमें क्या है, चलो आप रिजर्वेशन तो दे रहे हो, ठीक है, वो रिजर्वेशन रखो, पर अगर 2 SC के कैंडिडेट हो गए सेम प्लेस के लिए, एक पोस्ट है, 2 SC के कैंडिडेट है, 2 SC के कैंडिडेट है या ST के कैंडिडेट हो, आप किसको प्रमोशन करोगे? इसमें तो फंस जाओगे आप, कोई एग्ज़ाम थोड़ी करा रहे हो आप, इसमें फंस जाओगे। तो आप जो सीनियर होगा उसको प्रमोट कर देंगे। तो इस बेसिस पे लड़ाई होने लगी थी, तो ये 85 में ये वाली लड़ाई सॉल्व कर दी गई। फिर 81 आया, अमेंडमेंट एक्ट लेके आए। उसमें क्या इंसर्ट किया गया कि जो वैकेंसी है उसमें क्या इंसर्ट किया गया, जैसे 2001 में 10 वैकेंसी निकली हैं SC के लिए, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ठीक है, उसमें वो 5 ही सीट फुल हो पाई और 5 सीट वैकेंट रह गई। अगले साल फिर 2002 में फिर 10 वैकेंसी निकली SC के लिए। तो ये नहीं है कि आप ये पुरानी वाली ख़त्म कर दोगे, नहीं, इनको किसी को नहीं देके इसमें ऐड करोगे, 10 तो रहेंगे और प्लस 5 जो लास्ट ईयर वैकेंट थी इनको ऐसे का ऐसे ही रखोगे, तो 15 हो जाएंगे। ये नहीं कि आप किसी और को रख लोगे इसके अंदर, नहीं, वो SC के लिए हैं, SC के लिए रहेंगी। तो यू अनफिल्ड जो वैकेंसी ऑफ द ईयर विच आर रिजर्व फॉर द ST SC सक्सीडेड ईयर में देयर फॉर वो सीलिंग हो जाएंगी 50% रिजर्वेशन टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी ऑफ दैट ईयर। तो ऐसे करके इन्होंने ये प्रावधान स्टार्ट किया था। फिर आर्टिकल 330 और 332 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट ऑफ ST SC इन द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में रिस्पेक्टिवली। तो आप देखो ST SC कम्युनिटी का जो रिजर्वेशन सीट पार्लियामेंट के अंदर और स्टेट लेजिस्लेचर में भी उनकी सीटों को रिजर्व किया गया, रिजर्वेशन प्रोवाइड उनको किया गया। इवन आर्टिकल 343D जो पंचायती राज का, उसमें भी ST SC की सीट को रिजर्व किया गया। आर्टिकल 333T इसमें ST SC को मतलब रिजर्वेशन दिया गया म्यूनिसिपैलिटी के अंदर। आर्टिकल 335 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन SC कर लेना, शैल बी टेकन इनटू कंसिडर कॉन्स्टिट्यूएंसी विद द मेंटेनेंस ऑफ इफिकेसी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। ये बोल रहा है कि अगर वहाँ पे पॉपुलेशन है ST SC की तो आराम से मैनेज कर पाएगा अपनी कम्युनिटी के लोगों को। तो ये सारे आपको याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पेज पे बना के इसको लिख लेना एक पेज पे, या फिर नोट्स पढ़ सकते हो आप, 1-2 बार देख लेना, याद रहेगा। अब ये सारे अमेंडमेंट किए जा रहे थे, तो
कोई ना कोई केस भी हो रहा होगा साथ साथ में इनके अगेंस्ट, इनके फेवर में। सबसे पहला जो केस आता है वो स्टेट ऑफ मद्रास आपका आता है श्रीमती आपका चंपाकम दुराई राजन करके 1951 में जो केस जाता है रिजर्वेशन के रिलेटेड, जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाता है, पहला जो केस जाता है, उसको मतलब ठीक करने के लिए सरकार क्या करती है, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लेके आती है। इसमें क्या बोला गया था, जो एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है अंडर द स्टेट आर्टिकल 16(4) के अंदर प्रोवाइड द रिजर्वेशन इन द फेवर ऑफ बैकवर्ड क्लास सिटीजन, नो सच प्रोविजन हैज़ मेड इन आर्टिकल 15। कि आप क्या कर रहे हो कि आप जो एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो बैकवर्ड क्लासेस को, रिजर्वेशन दे रहे हो, आप जो भी आपका फेवर कर रहे हो रिजर्वेशन का, स्टेट फेवर कर रही हैं वो 16 के अकॉर्डिंग, पर 15 में तो आपने मेंशन नहीं किया। 15 में फिर आर्टिकल 15 क्या बोल रहा है, यू कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, कास्ट, रिलीजन और इनके बेस पे। आर्टिकल 16 क्या बोलता है, एम्प्लॉयमेंट में आप नहीं कर सकते डिस्क्रिमिनेट किसी को उसके बेस पे। तो आर्टिकल 15 दोनों में चेंज करना पड़ता है, पर आपने 15 में नहीं किया। फिर बाद में सुप्रीम अपना ये लेके आते हैं फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, तो थोड़ा बहुत इसमें भी चेंज किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट जो है अब तक का वो है इंदिरा सुहानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें कोर्ट क्या एग्जामाइन करती है, स्कोप चेक करती है आर्टिकल 16(4) का, रिजर्वेशन का जो आर्टिकल 16(4) को चेक करती है, और इसमें बोलती है क्रीमी लेयर ओबीसी में इसमें ऐड करती है, और नो रिजर्वेशन इन द प्रमोशन वो भी बंद कर देती है। जो मैंने आपको ऊपर बताया था SC SC को जो प्रमोशन दिया जा रहा था वो भी बंद कर देती है। शुड नॉट एक्सीड 50% का कोटा। तो इंदिरा सुहानी केस में आपको याद रखना आर्टिकल 16(4) को चेक किया गया था, और 3 चीज़, पहला क्रीमी लेयर ओबीसी में लेके आओ, ये जो प्रमोशन में आपने रिजर्वेशन लगाया उसको ख़त्म करो, दूसरा, और तीसरा शुड नॉट एक्सीड द कैप ऑफ 50, ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो पार्लियामेंट इसकी रिस्पॉन्स में क्या लेके आती है, 1777 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट इंट्रोड्यूस करती है सरकार चेंज करने के लिए। तो ये 2 केस बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो इंदिरा सुहानी का केस ये आपको याद रखना है, और एक नागार्जुन का केस आएगा नीचे 2006 में आएगा, वो केस मैं आपको बताऊंगा, ये आएगा नागार्जुन का 2006 में। तो इसमें क्या होता है कि इंदिरा सुहानी केस में तो आर्टिकल जो 77 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लेके आती है सरकार, तो इसमें कुछ चेंजेस करेगी 16(4) में। उसमें क्या करती है, आर्टिकल में क्या करती है, पावर ऑफ द on the state to reserve the seat in the favor of ST SC in the promotion of public service if the community are not adequate representation in the public employment। अब इसमें क्या किया गया, देखो यहाँ पे इंदिरा सुहानी केस में रिजर्वेशन प्रमोशन में कैंसिल कर दिया, तो सरकार क्या करती है, ये लेके आती है 17(7) लेके आती है, और क्या बोलती है, अगर एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है SC SC की, मतलब जैसे ये ऑफिस में कोई ST कम्युनिटी का नहीं है ना फिर ST कम्युनिटी का है, और एरिया में पॉपुलेशन ST SC की है, तो रिप्रेजेंटेशन नहीं है एडुकेट, तो सरकार क्या कर सकती है, रिजर्व कर सकती है सीट, किसके लिए, इन कम्युनिटी के लिए। ऐसा चेंज 1777 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में किया गया था। चलो कोई बात नहीं। फिर जो 2006 में केस आता है वो आता है नागार्जुन का यूनियन ऑफ इंडिया का केस आता है। इसमें वैलिडिटी चेक करती है दोबारा से 16(4) की, और बात उठती है चलो ST SC कम्युनिटी शुड बी सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड, ठीक है, जो तीनों कम्युनिटी हैं ST SC आपकी, दोनों कम्युनिटी जो है SC और ST ये सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं, चलो ठीक है। अब जो SC ST कम्युनिटी आर नॉट एडुकेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है इनकी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, इन सब चीज़ों को चेक करेगी। सच रिजर्वेशन इज़ नॉट अफेक्टेड ओवरऑल इफिकेसी इन द एडमिनिस्ट्रेशन, ये तीनों चीज़ें चेक करती है बाद में ये, तो ये तीनों चीज़ चेक करती है नागार्जुन के केस में। तो नागार्जुन केस में तीनों चीज़ निकल के आती हैं। फिर आता है जरनैल सिंह का केस आता है आपका लक्ष्मी नारायण गुप्ता केस 2018 का, थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2018 में होता। सुप्रीम कोर्ट होल्ड करती है रिजर्वेशन इन द प्रमोशन डज नॉट रिक्वायर द स्टेट टू कलेक्ट द क्वालिफाइड डाटा। पहले ऊपर क्या बोला था कि क्वालिफाइड डाटा नहीं है, यहाँ पे 1770 में क्या बोला था कि एडुकेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो डाटा एक निकालोगे ना, तो फिर जनरल केस में जो फाइल होता है तो उसमें बोले चलो ज़रूरत नहीं है, डज नॉट रिक्वायर द स्टेट टू कलेक्ट द क्वालिफाइड डाटा ऑन द बैकवर्डनेस ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। तो प्रमोशन चालू हो जाता है, इसमें प्रमोशन में भी उनको क्या मिलेगा, रिजर्वेशन दिया जाएगा। द कोर्ट हेल्ड करती है कि चलो ठीक है आप करो प्रमोशन, कोई दिक्कत नहीं है हमें, पर आप जो क्रीमी लेयर है इसको इंट्रोड्यूस करो, ST SC के अंदर भी क्रीमी लेयर को लेके आओ, और अभी तक कहीं ना कहीं नहीं आई है। ये जरनैल सिंह के केस में बताया गया था। आप क्या करना, आप इंदिरा सुहानी केस लिखना, तीनों चीज़ लिख लेना उसकी,
फिर आप लिखना नीचे नागार्जुन का केस लिखना, तीनों चीज़ लिख लेना उसकी। फिर जर्नैल सिंह का केस लिखना, तीनों चीज़ उसकी लिख लेना। या फिर मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, मैं ग्रुप में लिख के शेयर कर दूंगा। फिर 2019 में एक इंपॉर्टेंट केस आता है सुप्रीम कोर्ट कर्नाटक लॉ के ऊपर, डेट अलाउ द रिजर्वेशन इन द प्रमोशन ऑफ ST/SC कॉन्सिक्वेंटली सीनियरिटी। तो मतलब जो प्रमोशन में आप दोगे, जो प्रमोशन दोगे, प्रमोशन में आप रिजर्वेशन दोगे, ठीक है आप दो, पर सीनियरिटी बेसिस पे दो, जो सीनियर हैं उसके बेसिस पे दो। जैसे 2 SC कम्युनिटी के लोग हैं, उनमें से जो सीनियर है उसको आगे आप प्रमोशन दे सकते हो। अब ये रिजर्वेशन की ज़रूरत क्यों है? देखो ये आप फिगर देखोगे, इक्वलिटी से बोलते हैं, इक्वलिटी, सबको इक्वल दिया गया। अब खुद बता, जो पहले से ही मजबूत हैं, पहले से ही लंबा है, वो तो आराम से देख पा रहा है, जो थोड़े बहुत कमज़ोर हैं वो लटक के देख रहे हैं, और जो पहले से ही आपने उनको डिप्रेस किया गया है, इक्वल दे रहे हो, सही बात है, पहले डिप्रेस है वो तो इक्वल देगा भी, क्या फ़ायदा, वो मैच तो फिर भी नहीं देख पाएंगे, ठीक है। फिर एक आता है आपका लिबरेशन, मतलब किसी को कुछ मत दो, अपने आप लड़ने दो, मतलब कोई आरक्षण वारक्षण नहीं होना चाहिए, जो जैसा अपनी कैपेबिलिटी पे काम करेगा वो फिर भी छोटा रह जाएगा। देखो ये सब आराम से देख रहे हैं, ये अब फिर भी इनसे कम गैप रह जाएगा दोनों, और बड़े ऊपर वाले के और नीचे वाले के बीच में, तो ये भी गलत है। लिबरेशन में आप दो इक्विटी, रिजर्वेशन बोलता है इक्विटी, जिसको जितना ज़रूरत है, इसको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है बिल्कुल मत दो, इसको ज़रूरत है दो जितनी इसको ज़रूरत है, और जिसको जितनी ज़रूरत है, इसको ज़्यादा ज़रूरत है, इसको इतना ही दो, इसे रिजर्वेशन बोला जाता है। ज़रूरत क्यों है? क्योंकि हिस्ट्रिकल में जो इनजस्टिस हुआ है लोगों के साथ, और जो लेबल, मतलब एक तरफ से जो लेबल प्ले फील्ड देना है ना, प्लेइंग फील्ड दिलाना एक तो बैकवर्ड सेक्शन को, तो ये लेबल प्ले फील्ड ही आप प्रोवाइड कर रहे हो इस रिजर्वेशन की हेल्प से। एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन रहनी चाहिए बैकवर्ड क्लासेस की इन द सर्विस अंडर द स्टेट, एडवांसमेंट करना है बैकवर्ड क्लासेस का, और इंश्योर करना है इक्वालिटी को बेसिस ऑफ मेट्रिकोक्रेसी के बेस पे, दैट ऑल द पीपल मस्ट बी ब्रॉट एट द सेम लेवल बिफोर जजिंग देम ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। तो ये सेम लेवल पे आ गए, देखो सारे ये सेम लेवल पे आ गए। तो ये डायग्राम बना के अगर आप लिखोगे ना, इक्वल बेसिस बनाना है, ये बनाना है, इक्वल देना है हमें, इस पे भी नंबर दे देगा कोई, आपका अगर डायग्राम बनाना आपको थोड़ा बहुत आता है। फिर आता है आर्ग्यूमेंट क्या है इसके अगेंस्ट में रिजर्वेशन की। आपने दिया, एक तो स्टेट सर्विस लेड डिवीज़न हो जाता है एक तरीके से, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के सबके बीच में, वर्कफोर्स के बीच में डिवीज़न हो जाता है। फिर नेशनल आप कास्टिज्म, अभी कास्टिज्म आप बरकरार अभी तक रख रहे हो, उधर ही नेशन बढ़ाया जा रहा है कास्टिज्म के साइड। फिर हिस्टोरिकल, मतलब क्या बोला गया, इतने सालों से आप चीज़ों को प्रदान कर रहे हो, अभी तक जो सोशली डिसएडवांसमेंट है उसको रिजर्वेशन मिलने के बाद भी वो कहीं ना कहीं सोशली डिसएडवांटेज अभी तक है। उसके बाद रिजर्वेशन डिस्ट्रॉय द सेल्फ रिस्पेक्ट। एक तरह से ऐसा लगता है, कभी कभी आपने देखा होगा कोई ST कम्युनिटी का लोग होता है, वो जल्दी से ये नहीं बताता मुझे कौन सा कोटा मिला, वो अपने आप को ऐसी फीलिंग आती है कि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट कम हो जाएगी, तो जल्दी से नहीं बताता, तो ये भी फीलिंग रहती है। उसका बिगेस्ट जो एनिमी है आपका मेट्रोक्रेसी का, विच इज़ फाउंडेशन इज़ प्रोग्रेस कंट्री, जो आप प्रोग्रेस होनी चाहिए कंट्री की। आप बताओ मेरे नंबर आए 120 और मेरे नंबर आए 120 और उसके आए 50, उसको रिजर्वेशन के ज़रिए जल्दी से उसे चीज़ें मिल जाएंगी, मुझे वो चीज़ नहीं मिलेगी क्योंकि उसका रिजर्वेशन है। तो मेरी जो कैपेबिलिटी है वो मेरी अच्छी है, मैं उससे होशियार हूँ, पर वो इतना होशियार नहीं, तब भी उसको मिल गई है जॉब। तो वही है जो प्रोग्रेस होती है कंट्री की, वो कहीं ना कहीं नीचे होती है। मीट नैरो पॉलिटिक्स एंड, ये जो पॉलिटिक्स में खेल खेला जाता है ना रिजर्वेशन का, ये भी कहीं ना कहीं बढ़ावा देता है। जो बैकवर्ड कास्ट है रिमेन मार्जिनल, उनको कहीं फ़ायदा नहीं मिल रहा, जो बैकवर्ड है वो बैकवर्ड ही है, पर कौन फ़ायदा उठाते हैं, और लोग फ़ायदा उठा ले जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट भी कई बार बोल चुका है इसके अगेंस्ट में कि SC/SC who has move up and go beyond the backwardness should be not given the reservation in the promotion। तो कई बार बोल चुका है, जो अपलिफ्ट हो चुके हैं उनको बाहर निकाल दो, जिनको ज़रूरत है उनको दो। अब इसमें क्या होता है, ST/SC में ऑलरेडी वो सब गवर्नमेंट जॉब में है, तो उसकी कई पीढ़ी फ़ायदा उठाती है, भाई आपकी जॉब में हो गई, सोशल स्टेटस इंप्रूव हो गया, आपको बाहर कर दो, तो ऐसी तो इंप्रूव होगा, ये बाहर होंगे तो दूसरे को मिलेगा फ़ायदा ज़्यादा, तो तीसरे को मिलेगा, सारे ऐसे पूरी चैन बन के एक टाइम ऐसे होगा सबको फ़ायदा हो जाएगा। तो ऐसे आप करो, तो ये सारे सुप्रीम कोर्ट भी कई बार बोल सकता है। अब रीज़न बिहाइंड इंक्रीज द डिमांड ऑफ रिजर्वेशन, ये जो आपने देखा होगा रिजर्वेशन की, कभी गुजरात लड़ते हैं पाटीदार्स, कभी हरियाणा के जाट लड़ते हैं, कभी आपके डिमांड मराठा करते हैं, तो ये क्यों है, डिमांड क्यों इंक्रीज़ हो रही है? उसका रीज़न क्या है? क्योंकि जो
एडवर्स इफेक्ट है ऑफ इल थ्रू एंड डेवलपमेंट पॉलिसी पे। इंक्रीज जो हो रहा है रिजर्वेशन, मतलब लोगों को लग रहा है कि रिजर्वेशन से मैं जॉब मिल जाती है, ये सब फीलिंग आती है। लाइक हरियाणा, गुजरात, मराठा ये बोलते रहते हैं, क्यों, रीज़न क्या है? एक तो एक्यूकेट एग्री एंड डिस्ट्रेस, मतलब जो खेती लोग कर रहे हैं वो खेती इतनी सक्सेसफुल नहीं हो पा रही है ये। फिर फ्रेगमेंटेशन ऑफ द लैंड, मतलब पहले 100 बीघा था किसी पे, 2 बच्चे हो गए तो 50-50 हो गई, उस 50-50 के 3 बच्चे हो गए तो 10-10 बीघे रह गई। तो ये जो एग्रियन डिस्ट्रेस फेस कर रहे हैं, फिर ये एकदम से क्लाइमेट चेंज हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाती है, तो खेती एकदम वर्नेबल हो गई है, तो लोग बाहर जाना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं, तो रिजर्वेशन की डिमांड उठती रहती है। फिर स्टेगनेंट एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, ठीक है, रोजगार नहीं मिल रहा, सब सरकारी नौकरी की साइड भाग रहे हैं कि हाँ सरकारी नौकरी, तो उस चक्कर में रिजर्वेशन की डिमांड बढ़ रही है। फिर डेवलपमेंट जो आपकी ट्रेजेडी है, मतलब कि वो कहीं ना कहीं नीचे गिर रही है, तो लोग रिजर्वेशन की पॉलिसी की साइड भागना स्टार्ट लोगों ने कर दिया है। इन दिस बैकडोर द गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं पॉलिटिकल कार्ड भी खेलती है चीज़ों के लिए, इंक्रीज़ करते हैं रिजर्वेशन डिमांड, अपर कास्ट में डिमांड करना इंक्रीज़ करना स्टार्ट कर दिया है, वो भी एक रीज़न है। और भी बहुत सारे रीज़न है इस चीज़ के लिए, आप इसे डायरेक्टली पढ़ सकते हैं। कुछ सजेशन है कि जो हेल्प है नीडी पीपल है उनको देना चाहिए, फिल्टर करना चाहिए ट्रूली इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड इंडिविजुअल्स हैं। अब ऐसी कम्युनिटी है वो कोई कलेक्टर है पर उसके बच्चे अभी तक उठा रहे हैं फ़ायदा, तो वो सब चीज़ें हैं। आपका एग्जाम्पल नाम नहीं देना चाहता, टी से नाम है, जो फर्स्ट रैंक आई थी, पढ़ लेना, ये सब है, तो ये भी है। फिर जो नीडियस्ट सेक्शन है सोसाइटी का उसको मिलना चाहिए सेगमेंट को, जिसमें भी क्रीमी लेयर का इंट्रोड्यूस करना चाहिए, सारी उसमें क्रीमी लेयर सब में हो, जिसको फ़ायदा मिल गया वो आगे निकल जाओ, तो ये सारी चीज़ों की उसमें भी मांग उठती है। हम आते हैं वापस अपने हिंदू पर आते हैं। जो नेक्स्ट न्यूज़ आती है वो रिलेटेड टू आती है सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट। अभी क्या हुआ, जो राकेश अस्थाना दिल्ली के जो कमिश्नर ऑफ पुलिस बने हैं, उनके ऊपर एक सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट को उल्लंघन करने का इल्ज़ाम लगाया। ऐसा दिल्ली असेंबली, कल से मानसून सेशन स्टार्ट हुआ है दिल्ली असेंबली का, उसमें लगाया गया। सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट था, कल मैंने बहुत डीपली आपको एक पढ़ाया भी था। एक वर्डिक्ट था प्रकाश सिंह यूनियन ऑफ इंडिया के केस में, इनको सीबीआई डायरेक्टर बनाया जा रहा था, सीबीआई डायरेक्टर। तो सुप्रीम कोर्ट बीच में आती है और बोलती है 2019 में बोलती है, क्या बोलती है कि इनकी जो रिटायरमेंट एज है वो बहुत कम है। मतलब इनको बनाया जा रहा था फिर बनाया नहीं गया, रीज़न क्या है, क्योंकि प्रकाश सिंह का केस बीच में आ गया। वो कैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला था किसी भी जो डीजीपी लेवल पे, डीजीपी बोल दो, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस लेवल पे, अगर आपको किसी भी अधिकारी को उस पोस्ट पे नॉमिनेट करना है, बनाना है, अपॉइंट करना है, तो एटलीस्ट उसके जो टाइम पीरियड है, उसका मतलब कि रिटायरमेंट पीरियड में कम से कम 6 मंथ का टाइम हो, 6 मंथ का टाइम हो, 6 मंथ का टाइम। द जजमेंट क्लियर डेट द नो इंडिविजुअल विद द लेस देन 6 मंथ, 6 मंथ का कम से कम उसके अपॉइंटमेंट पीरियड में टाइम और उसके रिटायरमेंट पीरियड में। पर इनको जो कमिश्नर ऑफ पुलिस बनाया गया, हायर रैंक के ऑफिसर है, इनको 4 दिन पहले इनके रिटायरमेंट से पुलिस ऑफिसर बनाया गया कि 4 दिन बचे थे, बस 4 दिन ही बचे तो उससे पहले अपॉइंट किया गया। अब तो टेन्यूर बढ़ा दिया जाएगा क्योंकि अपॉइंट कर दिया जाएगा, 1-2 साल इनका टेन्यूर बढ़ा दिया जाएगा, तो 4 दिन बचे थे उससे पहले किया गया। तो प्रकाश सिंह का केस क्या बोलता है, कम से कम 6 महीने का टाइम तो हो कम से कम। फिर ये है, फिर चोला टाइम की जो कुछ आइडियल्स आर्टिक्राफ्ट थे, कुछ चीज़ें थी, वो वापस ऑस्ट्रेलिया वालों ने वापस भेज दी हैं कि अब रिटर्न हो गया। अब नेशनल गैलरी ऑस्ट्रेलिया में वो रखी हुई थी, वापस अब इंडिया आ जाएंगे, रिटर्न बाय ऑस्ट्रेलिया। तो ये सारी न्यूज़ है, हमें इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरी आती है एनजीटी से रिलेटेड, ये हमने कई बार पढ़ ली है, थोड़ा मैं इसको ओवरव्यू आपको बता देता हूँ। एनजीटी एक्ट 2010 से इसको बनाया गया था। इंडिया तीसरी कंट्री, इंडिया से पहले ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के अंदर ये है उससे पहले। और एनजीटी जो है ये वर्क करती है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस पे, ना कि सिविल कोड ऑफ प्रोसीजर 1907 को नहीं मानती है, क्योंकि सिविल बॉडी है ना, ये आपको सज़ा भी सुना सकती है 3 साल तक की, 10 करोड़ तक का फाइन भी लगा सकती है, इसके पास है। तो और सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोला है जो ये वर्डिक्ट सुनाएगी वो ऐसे सिविल केस की तरह, मतलब वो माना जाएगा, फोर्सफुली माना जाएगा वो वर्डिक्ट। तो ये भी है, तो ये एक तरह सिविल बॉडी है तो सिविल प्रोसीजर पे काम करनी चाहिए, नहीं तो बड़ी प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस पे करती है। ये जितने भी एक्ट हैं, एयर एक्ट, वाटर सेस है, फिर आपका इंश्योरेंस एंड लाइबिलिटी का है, बायो सेफ्टी का एक्ट है आपका, फिर जितने भी एक्ट हैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड, सबको अंदर को सबको चेक करती है, सबको देखती है कि वायलेशन तो नहीं हो रहा, ठीक है। 2 एक्ट को छोड़ के बस उनके नाम याद रख, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1907, इनके नाम यार 1907 नहीं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन 1972,
और एक वो याद रखो फॉरेस्ट राइट एक्ट बोल दो 2006, इन 2 एक्ट को एनजीटी के अंदर नहीं रखा गया। ऐसे आप याद रखना, यही पूछेगा घुमा फिरा के आपसे, वो वाले नहीं पूछेगा। तो ये सारा आपको थोड़ा एनजीटी के बारे में, प्रिंसिपल बॉडी इसकी बैठती है न्यू दिल्ली में बैठती है, उसकी रीजनल बॉडी भी जैसे पुणे में, इधर हैदराबाद में, इधर उधर बैठते हैं, वो आप जाके पढ़ लेना रीजनल बॉडी। और जो उसके चेयरमैन होते हैं जो प्रिंसिपल बॉडी में बैठते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर फॉर्मल कोई जज होने चाहिए रिटायर, वो इसको प्रिंसिपल बॉडी में देखते हैं जो इसके अंदर बैठते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आती है साइबर वेपन से रिलेटेड। ये मैं आपको जो एडिटोरियल है दोनों, ये लास्ट में पढ़ा दूंगा दोनों। अगेंस्ट द ट्रैफिकिंग, ये तो मैंने आपको कल भी पढ़ाया था। ट्रैफिकिंग क्योंकि बिल आया ना, एंटी ट्रैफिकिंग बिल, ये तो मैंने कल आपको और भी डिटेल में पढ़ाया था। डिटेल में क्यों पढ़ाया था? अगर आपको देखना हो ना मैंने कौन कौन से टॉपिक कवर किए, आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देखा करो, वहाँ पर टॉपिक के नाम लिखे होते हैं कौन कौन से मैंने कवर किए हैं। तो एंटी ट्रैफिकिंग मैंने कल भी पढ़ाया था, आज इसको रिपीट शायद नहीं करेंगे, कर लेंगे। मैं इसमें बता दूंगा जो जो इसमें चीज़ें आई हैं वो मैं बता दूंगा, पर लास्ट में जाऊंगा। अभी मैं यहीं पे चलता हूँ। दूसरी जो न्यूज़ आती है, यूएस एंड इंडिया इन द पोजीशन ऑन अफगानिस्तान। तो मतलब कहीं ना कहीं कल जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर थे और स्टेट ऑफ जो यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, उन दोनों की मीटिंग हुई थी। फिर क्वेश्चन में आज जयशंकर जी ने रिप्लाई दिया जाके, मतलब कि पार्लियामेंट के अंदर सेशन चल रहा है कि क्या क्या चीज़ें हमने की, क्या क्या बातें की। तो इनसे स्टार्ट क्वेश्चन पूछा गया था। तो मैं आपको बताऊंगा पार्लियामेंट में कौन कौन से टाइप के नोटिस होते हैं, कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर मैं इधर बताऊंगा प्रिविलेज मोशन, ये हमने कल कवर किया था सारे मोशन, कल नहीं परसों हमने सारे मोशंस कवर किए थे कि क्या सेंसर मोशन होता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है, सारे कवर किए थे। तो आज ये कवर हम नहीं करेंगे। प्रिविलेज मोशन क्या होता है, ओवरव्यू दे देता हूँ। अगर कोई मिनिस्टर गलत डाटा पेश करता है पार्लियामेंट के अंदर, तो ऐसा इंजाम किस पे लगाया गया, आईटी मिनिस्टर पे लगाया गया कि उन्होंने कुछ गलत डाटा दिया है। तो जब कोई मिनिस्टर गलत डाटा देता है उसके खिलाफ प्रिविलेज मोशन लाता है। अब आपको कमेंट में बताना है ऐसे कौन से मोशन है जो ओनली लोकसभा में आ सकते हैं, और उनकी रिकमेंडेशन के लिए कम से कम 50-50 एमपी की आपको रिकमेंडेशन चाहिए। ओनली लोकसभा 50 एमपी की रिकमेंडेशन चाहिए उन मोशन को लाने के लिए। ये मैंने परसों की वीडियो में पढ़ाया और जाके आप देख सकते हो। हम डेली एक पार्लियामेंट का टॉपिक कवर करते हैं क्योंकि पार्लियामेंट सेशन चालू है, हमारा पार्लियामेंट भी इंप्रूव हो जाएगा। कल हमने क्या पढ़ा था, कल हमने मेजॉरिटी पढ़ी थी पार्लियामेंट की, कौन कौन सी स्पेशल, एब्सोल्यूट और आपके सिंपल और आपकी ये सारी मेजॉरिटी हमने पढ़ी थी। आगे चलते हैं। आगे की जो न्यूज़ आती है वो आती है रिलेटेड टू क्वेश्चन आर 0, और ये भी मैंने आज बताऊंगा क्वेश्चन आर 0 और क्या होते हैं, ये भी आया। फिर फैक्ट्री रेगुलेशन बिल आया, फैक्टरिंग रेगुलेशन बिल आया। मतलब कि फैक्टरिंग रेगुलेशन बिल क्या है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जो एमएसएमई है इनको थोड़ा इम्प्रूव किया जाएगा, जो इनके केसेस हैं, जो बेनिफिट प्रोवाइड किया जाएगा इनको जल्दी से जल्दी, उनको क्या हो, उनका जो चीज़ें हैं जल्दी सॉल्व हो पाए। क्योंकि एमएसएमई सेक्टर एक ऐसा है, अगर इसको प्रॉब्लम फेस में फंसेगा तो एक तरह से डिस्ट्रॉय होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है इंडिया का एमएसएमई, इसमें बहुत सारे स्टार्टअप्स भी चलते हैं। तो जल्दी से उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमने कुछ रेगुलेशन अमेंडमेंट किए हैं फैक्ट्री एक्ट के अंदर, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। कल मैंने आपको बताया था एमएसएमई की डेफिनेशन बताई थी कल मैंने, कि 25 लाख से वो 5 करोड़, 5 से 10 करोड़, पूरी डेफिनेशन बताई थी मैंने, टर्नओवर के हिसाब से, फिर आपके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, मैन्युफैक्चरिंग में क्या डेफिनेशन है, सर्विस सेक्टर के लिए क्या डेफिनेशन है। वो कल की वीडियो आप जाके देख लेना, 2 पार्ट में डाली है मैंने वीडियो को कि लंबी हो जाती है। फिर आप क्वेश्चन वही पूछोगे, सर इतनी वीडियो लंबी क्यों बनाते हो? भाई इसलिए लंबी बनाता हूँ क्योंकि पढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ है, एक सिंगल चीज़ नहीं है जो पढ़ने के लिए ये। फिर आपको इंजीनियरिंग कोर्स इन द 11 लैंग्वेज, ये पूरा बताऊंगा, मैंने इसके लिए नोट्स निकाले हैं। फिर ये सेक्सुअल हैरेसमेंट जो केसेस हैं, कुछ केसेस आए हैं, तो सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वर्क प्लेसेस क्या होता है, सी बॉक्स पोर्टल क्या है, ये कुछ मैं बताऊंगा आपको नोट्स के अंदर से। फिर ईरान टॉक करेगा JCPOA, ये जो डील है दोबारा से स्टार्ट पे बात करेंगे उस डील पे, जो US और ईरान दोबारा से टॉक करेगा, तो वो है क्या डील, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये सारी कुछ न्यूज़ है। फिर टर्की बैक करेगा जो काबुल का एयरपोर्ट है जो अभी US ने छोड़ दिया है, हामिद करज़ई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसको टर्की अपनी फोर्स देगा सपोर्ट करने के लिए, ऐसा आ गया। फिर अर्मानिया सपोर्ट करेगा मिलिट्री डेवलपमेंट, रशिया सपोर्ट करेगा अर्मानिया को मिलिट्री डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि अर्मानिया और अज़रबाईजान के बीच में टसल है। क्यों टसल है वो भी मैं आपको बताऊँगा। फिर ये है इजराइल ट्रूप्स इन द वेस्ट बैंक, आप देखना, तो आप ये जाके मैप देखना कहाँ पे वेस्ट बैंक है, ठीक है, कहाँ पे गाजा स्ट्रिप है, कहाँ पे इजराइल आता है, तो आप जाके देखना वेस्ट बैंक के जस्ट नीचे डेड सी मिलेगी, यहाँ पे जॉर्डन है, इधर इजराइल और कहीं ना कहीं ऊपर वेस्ट बैंक है।
तो ये आपको डेट सी मिलेगी। प्लीज़ लोकेट किया करो, आपके रूम में जो मैप लगा हुआ है उस पर निशान लगा के आया करो, ऐसे करके साइड में वेस्ट बैंक लिख दिया करो पेंसिल से या फिर पेन से। आगे की क्या न्यूज़ आती है वो होती है कि वी शेप रिकवरी होगी हमारी इकोनॉमी। वी शेप क्या होता है कि इससे पेंडेमिक आया, जैसे हमारी इकोनॉमी यहाँ चल रही है, पेंडेमिक आया नीचे चली गई, फिर पेंडेमिक थोड़ा हल्का हुआ फिर ऊपर गई, तो इसे वी शेप हो जाता है, वी शेप इकोनॉमी बोलते हैं। फिर रुपीज़ राइसिस हुआ है, मतलब हमारा रुपीज़ जो है इन कंपेरेटिव डॉलर में इम्प्रूव किया है, थोड़ा इम्प्रूव हुआ है। तो मैं बताऊंगा कि एप्रिसिएशन और डिप्रिसिएशन में अंतर क्या होता है, पैसा गिरने में और पैसा उठने में क्या अंतर होता है, और इससे क्या क्या नुकसान होते हैं, क्या क्या फ़ायदा होते हैं, ये भी अपने नोट्स से मैं अपनों बताऊंगा। तो हम आते हैं अपने नोट्स के ऊपर। पहले बताऊंगा पार्लियामेंट्स की जो टूल्स हैं इसके बारे में बताऊंगा कि फर्स्ट जो आर होता है पार्लियामेंट का, क्वेश्चन आर क्या होता है। जो भी आपकी सिटिंग स्टार्ट होगी, जिस दिन से नीचे आ जाओ, जिस दिन आपकी सिटिंग स्टार्ट होगी 11 बजे से, जो पहला आर होगा क्वेश्चन। अब खुद बताओ, पार्लियामेंट में आप जाके बैठे हो, पहले तो ये पूछोगे ना, क्वेश्चन पुटअप करोगे, उसके बाद ही तो आंसर मिलेंगे। तो पहला जो आर होता है, घंटा जो होता है पार्लियामेंट का, ये मान लो पीरियड जैसे क्लास के होते हैं, पहला आर जो होता है वो होता है क्वेश्चन आर, ठीक है। और लंच होता है 1 बजे, तो क्वेश्चन आर और लंच के बीच में क्या होता है, 0 आर होता है। 0 आर होता है रिप्रेजेंट प्यूपिल। इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट को चेक किया जाता है, गवर्नमेंट से क्वेश्चन किया जाता है। आप बताइए सर आपने ये बताया था, कैसे किया गवर्नमेंट ने, तो ये क्वेश्चन आर होता है। ये होता है रिप्रेजेंट ऑफ पीपल, 0 आर। और फिर लंच होता है, और लंच के बाद स्टार्ट होता है गवर्नमेंट का बिजनेस, जो भी बिल लाने हैं ये सब लाने हैं, एजेंडा ऑफ द डे। एजेंडा ऑफ द डे स्टार्ट होता है 2 से 6 बजे तक लोकसभा में, और राज्यसभा में 2 से 5 बजे तक राज्यसभा में। ये मत याद रखो बस, ये बजट पास करना, लॉ बनाना, वो इसी में होता है। पहले ये होता है क्वेश्चन, 0 आर, लंच, और आपका ये स्टार्ट हो जाता है। तो अब हम आते हैं अपने ऊपर वाले सेक्शन पे। ये फर्स्ट आर होता है, जैसे मैंने आपको बता दिया। और ये कब से स्टार्ट हुआ था, ये पहले से स्टार्ट था, पर राज्यसभा में नहीं था। राज्यसभा में 2014 में ये स्टार्ट किया जाता है। फ्रॉम 11 to 12 बजे तक राज्यसभा में होता है। ड्यूरिंग दिस 1 आवर का ये होता है कि मेंबर ऑफ जो पार्लियामेंट से हम क्वेश्चन पुटअप करते हैं मिनिस्टर से, सब चीज़ अकाउंटेबल है, मिनिस्टर उन्हें आंसर रिप्लाई देंगे, हमने ये किया, तो वो क्वेश्चन पुटअप करते हैं। द क्वेश्चन कैन ऑल्सो आस्क टू द प्राइवेट मेंबर, किसी और मेंबर से पूछ सकते हैं, सर मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। और प्राइवेट मेंबर कौन होते हैं, मैंने आपको कई बार बताया, जो भी मिनिस्टर के अलावा जो भी MP होगा, मिनिस्टर के अलावा जो भी MP होगा, चाहे वो बीजेपी का क्यों ना हो, बीजेपी के अगर कोई MP अगर मिनिस्टर नहीं है, ओनली MP है, उसे प्राइवेट मेंबर बोलते हैं। और जो मिनिस्टर्स हैं उनको गवर्नमेंट मेंबर बोलते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, MP हु आर नॉट ए मिनिस्टर्स, इसमें लिखा भी है। किसी से भी आप क्वेश्चन पुटअप कर सकते हो। ये रेगुलेट किया जाता है अकॉर्डिंग टू द पार्लियामेंट्री रूल्स, जो पार्लियामेंट की रूल बुक है उसके अकॉर्डिंग इसको देखा जाता है। और प्रिसाइडिंग ऑफिसर बोलते हैं, ऊपर बैठे थे ओम बिरला जी बैठे रहते हैं, ये महेश बाबू MP फ्रॉम बोलते हैं, आप अपना खड़े हो जाइए, क्वेश्चन पूछिए, तो वो प्रिसाइड ऑफिसर बुलाते हैं। फाइनल अथॉरिटी वही होता है, कंडक्ट जो कराता है क्वेश्चन आवर्स को। ये 3 टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया। एक है स्टार्ट क्वेश्चन, उसमें क्या होता है, स्टार बन रहा है आपका, स्टार बन रहा है, इसमें रिक्वायर होगा बस आपको क्या होगा कि मैंने स्टार्ट किया, आप चालू हो गए सामने से, तो अब मैंने स्टार्ट किया, याद रखने के लिए बोल रहा हूँ, स्टार्ट किया आप चालू हो गए, तो ओरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओरली आप पूछ रहे हो कोई चीज़, किसी से ओरली पूछ रहे हो, जैसे सामने कोई बैठा है, आपने पूछा आपका अपना नाम बताइए, उसने नाम बताया, आपके नाम में आपने ये बताइए ये क्या किया, तो इसमें क्या होता है, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। मतलब जैसे कोई आंसर दिया, बीच में आपको क्वेश्चन और पूछना है तो आप पूछ सकते हो, तो ये होता है स्टार। तो पहला आप याद रख सकते हो, पहला स्टार, स्टार्ट, डायरेक्टली स्टार्ट हो जाना, बस ओरली आंसर देना, और उसमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। एक होता है अनस्टार्ट क्वेश्चन, इसमें क्या होता है, अनस्टार्ट है तो एकदम स्टार्ट नहीं होना, इसमें हमें रिटिन आंसर चाहिए। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ ही नहीं सकते, वो रिटिन आंसर लिख के आपको देगा, तो उसमें क्या सप्लीमेंट्री पूछोगे, लिख के आपके हाथ में दे दिया, आपने पढ़ लिया, बात खत्म। पीछे होता है अनस्टार्ट क्वेश्चन, इसमें सप्लीमेंट्री आप पूछ ही नहीं सकते, कोई वो नहीं बन रहा है। फिर होता है शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, ये इसलिए होता है जैसे कोई मंत्री है, उसे सब चीज़ थोड़ी पता है, आपने कोई बताया कि उसे नोटिस दिया कि शॉर्ट नोट क्वेश्चन दिया, 10 दिन पहले आपने नोटिस उसको दे दिया कि ठीक है मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, और आपको ओरली बताना होता है, वो ओरली एक्सप्लेन करना होता है। तो आप ये याद रखना, जो स्टार्ट होता है वो एकदम से स्टार्ट करना, उसमें ही सप्लीमेंट्री पूछ सकते हैं, पर अनस्टार्ट में नहीं, वो रिटिन फॉर्म में होता है। और उसमें क्या होता है, कैन नॉट फॉलो द सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। और शॉर्ट नोटिस में भी रिटिन ओरली देना होता है, पर आपको नोटिस देना होता है
10 दिन पहले, ये आपको याद रखना है। फ्रीक्वेंसी क्या है, क्वेश्चन आर इज द बोथ द हाउस में होता है ऑल द डे ऑफ द सेशन एंड 2 डे, 2 दिन नहीं होता, बस ये 2 दिन नहीं होता। कौन कौन से वो 2 दिन है, जब प्रेसिडेंट एड्रेस करते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, दोनों हाउस को, तब नहीं होता। प्रेसिडेंट से थोड़ी पूछोगे, तब नहीं होता। या प्रेसिडेंट स्पीच होती है किस टाइम पे, लोकसभा जब पहली लोकसभा बैठती है, बिल्कुल इस सरकार बनी है, लोकसभा MP जाते हैं, तो फर्स्ट टाइम जो पार्लियामेंट की स्टार्टिंग हो तब नहीं होता। या प्रेसिडेंट एड्रेस कर रहे हो, ये हो गया, प्रेसिडेंट के टाइम पे नहीं होता। दूसरा क्या है, कोई फाइनेंशियल मिनिस्टर बजट पेश कर रहा हो, अब बजट में बीच में थोड़ी पूछोगे सर रुकिए निर्मला मैम पहले ये बताइए क्या लेके आ गए, पहले बजट खत्म होने तो उसके अगले दिन से स्टार्ट करेंगे, बजट पेश होने के बाद जब बहस होगी तब स्टार्ट करेंगे। तो ये होता है क्वेश्चन आर, बस 2 एक्सेप्शनल कंडीशंस हैं। उसके बाद होता है 0R, ये इंडियन पार्लियामेंट्री इनोवेशन है, इंडियन पार्लियामेंट की इनोवेशन है 0R, और ये कहीं भी मेंशन नहीं है, ना भी पार्लियामेंट की रूल बुक में भी मेंशन नहीं है। आपको कम से कम 0R पार्लियामेंट रूल बुक के हिसाब से चलता है ना, पर ये कहीं भी मेंशन नहीं है, और इंडिया की इनोवेशन है ये भी याद रखना। अंडर दिस MP कैन राइज ए मैटर विदाउट एनी प्रायर नोटिस, कोई भी MP कोई भी इशू राइज कर सकता है किसी नोटिस लाए बिना। 0R स्टार्ट इमीडिएटली आफ्टर द क्वेश्चन आर अंटिल द एजेंडा ऑफ द डे स्टार्ट होता है, जो लंच के बाद स्टार्ट होता है, रेगुलर जो बिजनेस स्टार्ट होता है उसके और क्वेश्चन आर के बीच में ये कराया जाता है। जो टाइम गैप बिटवीन द 0R मतलब टाइम गैप बिटवीन द क्वेश्चन आर एंड द एजेंडा, उसको बोलते हैं 0R, उसको बोलते हैं 0R। अब इम्पैक्ट क्या पड़ता है कि लास्ट 70 ईयर से जो MP हैं सक्सेसफुली यूज़ करते हैं पार्लियामेंट्री डिवाइस को, क्वेश्चन आर को, मतलब इन चीज़ों का यूज़ करके आप गवर्नमेंट के फंक्शंस को जानते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या किया क्या नहीं किया, उसको जानते हैं। फाइनेंशियल इनरेगुलरिटीज गवर्नमेंट ने किए, बेफजूल खर्च किया, क्वेश्चन पूछ पाओ, डाटा रखो, गवर्नमेंट डाटा बताती है, तो क्वेश्चन आर को कहीं ना कहीं यूज़ किया जाता है। संस्पेक्ट अभी क्या हुआ था कोविड टाइम पे 2020 में जब मानसून सेशन आया था 2020 का, इस क्वेश्चन आर को सस्पेंशन कर दिया गया था। क्यों कर दिया गया था कि बिकॉज ऑफ कोविड की वजह से इसको सस्पेंशन कर दिया गया था। बहुत अपोजिशन ने क्वेश्चन भी उठाए थे, ये गलत बात है, यू आर ब्रेकिंग द डेमोक्रेसी, गवर्नमेंट को आप लाइबल नहीं हो, आप मिनिस्टर हो और लाइबल नहीं हो आप बोलने के लिए। ये सब क्वेश्चन भी राइज किए थे 0R में, क्वेश्चन आर आपने क्यों ख़त्म किया, तो ये सारी बात उठी थी। दिस वुड मीन दैट MP would not able to hold the government accountable for its action. This will go against the spirit of parliamentary democracy. तो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है यार, हमने आपको चुना है और आपने सस्पेंड कर दिया, ये सारी चीज़ इसमें राइज होती थी। ये बहुत लंबा है, ये लास्ट में पढ़ाऊंगा, लंबी चीज़ लास्ट में लिखूंगा, उसके लिए पार्ट भी बनाऊंगा, पार्ट 2 बनाऊंगा, उसमें ऐड करूंगा, क्योंकि देखो लंबी हो जाती है चीज़ें, दोनों ये बाद में पढ़ाऊंगा। पहले मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें बता देता हूँ, ये बाद में मैं इसमें लास्ट में ऐड करूँगा, क्योंकि मेरा भी गला सूख जाता है, इसलिए मैं बताता हूँ। तो यही है कि ईरान न्यूक्लियर टॉक्स कांट गो ऑन इनडेफिनेटली। तो एक JCPOA ये हमारी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये फिर अब उड़ के यहाँ से इंडिया में थे, अब कुवैत चले गए, वहाँ पे बात चल रही है, हम पढ़ेंगे JCPOA है क्या। ये JCPOA कुछ नहीं है, ईरान न्यूक्लियर डील थी। मैं आपको थोड़ा जिस्ट बताता हूँ। ईरान को यूरेनियम की ज़रूरत थी। ईरान को किस चीज़ की ज़रूरत थी? यूरेनियम की ज़रूरत थी। ईरान एक तरफ ईरान है, एक तरफ P5 को परमानेंट 5 जो UNO के मेंबर हैं आपके, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, रशिया, UK, ये, और प्लस EU का एक नेशन है, इसका नाम है आपका जर्मनी। इसमें कौन कौन से आएंगे, सॉरी मैंने क्या बताया, चाइना होगा, फ्रांस होगा, रशिया होगा, आपका UK होगा और US होगा। परमानेंट 5 में ये होंगे और EU का जर्मनी होगा। इन सारों ने मिलके 6 के 6 नेशन ने मिलके बोला था ठीक है हम आपको यूरेनियम प्रोवाइड करेंगे, पर उसको आपको अच्छी चीज़ के लिए यूज़ करना है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए अच्छी चीज़ के लिए यूज़ करना है, और हम आप पे वॉच डॉग भी रखेंगे, मतलब आपको नज़र भी रखेंगे, आप गलत काम के लिए उसको यूज़ ना करें, उसका इनरिचमेंट ना करें। इनरिचमेंट मतलब क्या होता है, अगर यूरेनियम का आप 80 to 90% इनरिचमेंट कर दो ना, तो वो न्यूक्लियर वेपन बन जाता है। जो परमिशन है IAEA की, इंटरनेशनल आपकी जो एटॉमिक एनर्जी करके है ऑर्गेनाइजेशन है, IAEA जो है, शायद IAEA है, जिसकी जो परमिशन है वो बोलता है कि आप 2 से 3% तक ही इनरिचमेंट कर सकते हैं, जो सफिशिएंट है आपको उसको पीस वर्क के लिए यूज़ करने के लिए। ये था, तो ये सारे थे इसमें नेशन। और अंडर द डील में क्या था कि तेहरान एग्री हुआ था करने के लिए कि हम इन चीज़ों पे काम करेंगे, हैवी वाटर इन सब कंपोनेंट पे न्यूक्लियर वेपन नहीं डेवलप करेंगे। कंसर्न्स क्या था कि 2020 में क्या कंसर्न्स उठा, जो आपके इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स हैं, कमांडर थे, उनके
आपका कासिम सुलेमानी, उनका अमेरिका ने एयर स्ट्राइक में मार दिया था करके। फिर JCPO आपके डोनाल्ड ट्रम्प ने 2019 पे इस पर रोक लगा दी थी, वापस ले गए थे। फिर ईरान ने क्या किया था, ईरान ने अपना क्या किया था, न्यूक्लियर वेपन बनाना स्टार्ट कर दिया था। US ने क्या किया था, उस पर काट सा सैंक्शन लगा दिए थे। तो ये सारी चीज़ें चलती रही, उठक बैठक इनके बीच में चलती रही। अब जो बाइडेन आया है, उन्होंने कहीं बात की है कि हम दोबारा से इस डील को स्टार्ट करेंगे बात करना। अब इसमें इंडिया का क्या फ़ायदा है इस वाली डील में, अगर ये डील शांति से हो जाती है? क्योंकि अगर रिमूव होंगे सैंक्शन जो ईरान के ऊपर लगे हुए हैं, काट सा लगा हुआ है, तो जो इंडिया डेवलप कर रहा है छाबार पोर्ट जो डेवलप कर रहा है ईरान के अंदर, तो इंडिया का फ़ायदा होगा। इंडिया जल्दी डेवलप कर पाएगा उस पोर्ट को। उसी के पास आपका बंदर अब्बास पोर्ट भी है, छाबार पोर्ट के अंदर ही कहीं साइड में बंदर अब्बास पोर्ट है, दोनों पोर्ट को डेवलप कर पाएगा और रीजनल कनेक्टिविटी जो जोड़ेगा। अब जो हमारे गुजरात है, ये यहाँ से कांडला से सीधा जो जाएगा छाबार, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ से निकलता हुआ छाबार, और छाबार से सीधा फिर हम नॉर्थ साउथ कॉरिडोर से जुड़ जाएंगे जो मॉस्को तक जाएगा। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो आपका अज़रबैजान बाकू से निकलता हुआ, कैस्पियन सी से निकलता हुआ ऊपर तक जाएगा, और इधर यहाँ से इसी पोर्ट से हम अफ़गानिस्तान को भी जोड़ देंगे। तो हमारा ये फ़ायदा था, हम पाकिस्तान को बाईपास कर पाते, ये सारे काउंटर कर पाते जो ग्वादरा पोर्ट चाइना डेवलप कर रहा है। क्योंकि जो आपका छाबार पोर्ट है उसके जस्ट 100 किलोमीटर नीचे ग्वादरा पोर्ट है जो चाइना डेवलप कर रहा है पाकिस्तान कराची में। तो कहीं ना कहीं हम काउंटर कर पाते, चीफ ईरान का ऑयल ले पाते, एनर्जी हमारी सिक्योरिटी हमें मिलती। तो हमारे इंडिया के ये सारे फ़ायदे थे। दूसरी जो न्यूज़ आती है वो आती है अज़रबैजान से रिलेटेड, अज़रबैजान से रिलेटेड आती है। उसमें क्या है कि अज़रबैजान का क्या इशू है, अर्मानिया का और अज़रबैजान का क्या इशू है। एक लैंड है, पहले नीचे आता हूँ, मैप से दिखाता हूँ आपको। ये लैंड है, ये आप देखोगे, ये आपका पूरा अज़रबैजान है, ये अर्मानिया है। ये जो एरिया है ये रेड वाला, ये लैंड है। जैसे हमारा जम्मू कश्मीर पाकिस्तान का इशू है ना, ये लैंड है। इसे बोलते हैं आपकी नगरानो खाराबक, आपका नगरानो खाराबक इस जगह को बोलते हैं, ये रेड वाली एरिया। ये बोलते हैं ये हमारी है, ये बोलते हैं ये हमारी है। अब हमारी तुम्हारी किसकी है वो पढ़ेंगे हम ऊपर, क्योंकि कहीं पे जो अर्मानिया की पॉपुलेशन डोमिनेटेड है, कब्जा अज़रबैजान का है। तो अर्मानिया की पॉपुलेशन डोमिनेट, कब्जा अज़रबैजान ने कर रखा है। अब ये अर्मानिया को सपोर्ट और कंट्री करते हैं, रशिया करता है, इधर अज़रबैजान को सपोर्ट आपका टर्की करता है। तो ये भी अलग अलग इशू आ रहे हैं, तो ये भी चीज़ें देखी जा रही हैं। तो हम चलते हैं अपने इशू है क्या क्या। देखो ये रहा, अर्मानिया फोर्स टू बी विड्रॉल फ्रॉम द 15 नवंबर। तो ये कुछ चीज़ें मैं आपको पहले इशू समझा देता हूँ क्या क्या चीज़ इशू है इस वाले एरिया में। ये डिकेड लॉन्ग की कॉन्फ्लिक्ट है अर्मानिया और अज़रबैजान के बीच में, और रीजन का क्या नाम है आपको, नगरानो और खाराबक करके इसका नाम है। सितंबर में बहुत वर्स्ट कंडीशन देखी गई थी, और ये टाइम 1990 से चलता हुआ ये आ रहा है। अब इशू क्या है कि दोनों एक कॉमन एरिया, जैसे हमारा इंडिया और पाकिस्तान का है। इसमें क्या है कि जो इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन मिल चुकी है इसे, वो इसलिए मिल चुकी है कि बहुत लंबा इशू चलता आ रहा है। अर्मानियन पीपल हार्म हो रहा है, अज़रबैजान के सिविलियन को हार्म हो रहा है। कॉन्फ्लिक्ट है क्या, ये कॉन्फ्लिक्ट मतलब इथनिक आपके टिंडर बॉक्स एक तरह लोकल फाइट है जो रीजनल पावर के लिए वार्निंग जो साइन इवेंट को इग्नोर किया जाता है। रीज़न क्या है कि जो कि आपका नगरानो और खाराबक है अज़रबैजान के पास है, जैसे हमारा POK अभी पाकिस्तान के पास है। बट इसकी जो पॉपुलेशन है, जो मेजॉरिटी है, वो अर्मानियन लोगों की है, वहाँ पे अर्मानियन के लोग हैं। एज द सोवियत यूनियन सॉ द इंक्रीज द टेंशन इन द मतलब जब इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया था, तो कॉन्स्टिट्यूट रिपब्लिक इन द 1980 मतलब सो देखा गया था कि जो आपका नगरानो खाराबक है उसमें वोटिंग करा लो, बिकम ए पार्ट ऑफ अर्मानिया। और अर्मानिया का पार्ट हो गया 1994 में, पर फिर दोबारा से वहीं पे जहाँ पे जितना कब्जा जिसका था उसके बीच में वहीं पर हो गया, सीज़ फायर हो गया। सीज़ फायर कि जहाँ पे वोटिंग हुई जिसका जितना कब्जा था वो वहीं पे रुक गए। तो अज़रबैजान के पास है अभी, अर्मानियन वहाँ पे पॉपुलेशन है, तो अर्मानिया के लोग इसलिए वहाँ पे हमला चलता रहता है। सिंस देन, जब से वो सीज़ फायर हुआ 1994 से, जो आपका नगरानो खाराबक है ये रिमेन ए पार्ट ऑफ अज़रबैजान बट कंट्रोल ए सेपरेट। उस अब खुद देखो ना, वहाँ पे अर्मानियन पॉपुलेशन है, तो वहाँ पे अर्मानियन के लोग एक साथ होंगे कि हमें अर्मानिया में वापस जाना है, अज़रबैजान में नहीं रहना है। तो वहाँ पे भी एक सेपरेटिस्ट एथनिक अर्मानियन ग्रुप बन गया है, जो बैक किससे कौन करता है, उसे अर्मानिया के लोग बैक करते हैं, वो सपोर्ट करते हैं। अनटिल द रिसेंटली वही उनके बीच में फ़ाइट स्टार्ट हो गई थी, फिर अर्मानिया बीच में उनके साथ देने के लिए कूद गया। तो वो सारी बात इसी में यही है। जो अर्मानियन है वो मेजोरिटी क्रिश्चियन है, अज़रबैजान जो मेजोरिटी है वो मुस्लिम है।
टर्की हैज़ क्लोज टाई टू अजरबैजान, टर्की की बहुत अच्छी बात है क्योंकि मुस्लिम वाली फीलिंग आ रही है। रशिया इज़ एलाइड विद अर्मानिया, ये सारी चीज़ें हैं। अगर ये वार और बढ़ता तो कहीं ना कहीं और चीज़ इसमें आगे वर्स्ट कंडीशन देखी जाती। तो यही सारा है कि कब्ज़ा जो है इस पर अजरबैजान का है और है इसमें अर्मानियन पीपल। उनको सपोर्ट कौन करता है? अर्मानिया की सरकार करती है, ये आपको याद रखना है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अब इसमें इंडिया का क्या फ़ायदा है, इंडिया का क्या नुकसान है, क्या फ़ायदा है इस चीज़ से, इंडिया का क्या इंटरेस्ट है। इंडिया का इंटरेस्ट ये है क्योंकि हमारी जो अर्मानिया के साथ एक अच्छी फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन है 1995 में, हमारे बीच में अच्छी फ्रेंडशिप ट्रीटी उनके बीच में थी। वुड प्रोहिबिट इंडिया फ्रॉम द प्रोवाइडिंग द मिलिट्री टू एनी अदर असिस्टेंट टू अजरबैजान। हम अजरबैजान के साथ भी नहीं कर सकते क्योंकि हमारे अजरबैजान के केस में हमारे ONGC ऑयल जो एक्सप्लोर करने वाली एजेंसी हैं, ऑयल प्रोजेक्ट हमने अजरबैजान में लगा रखे हैं, हमारी गेल वहाँ से गैस निकालती है, ये सब चीज़ें LNG जो है आपकी लिक्विफाइड नेचुरल गैस वहाँ पे वर्क करती हैं। तो ये भी हम अजरबैजान के साथ भी नहीं सकते। अर्मानिया के साथ ने ट्रीटी साइन की हुआ है तो हम एक तरह से न्यूट्रल रहेंगे, नल्ले, हम कुछ नहीं कर सकते। फिर अजरबैजान मैंने आपको बताया था बाकू से वहाँ से पास होगा इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जो कनेक्टिविटी देगा सेंट्रल एशिया को रशिया से और इंडिया को जोड़ेगा। तो उस कॉरिडोर डेवलप हम करना है रशिया के साथ मिलके, अजरबैजान के साथ मिलके, तो हम बीच में नहीं घुस सकते। इट ऑल्सो कनेक्ट इंडिया विद टर्की बियॉन्ड थ्रू द बाकू। देखो बाकू आ गया, तिब्लिसी कर्क पैसेंजर फ्राइट रेल लिंक, रेल भी बनाई जाएगी, सी वाले भी पोर्ट बनेंगे, रोड भी डेवलप की जाएगी, पूरा एक जैसे वन बेल्ट रोड इनिशिएटिव है ना, ऐसे पूरा मॉस्को तक जाएगा। तो हम वो देख सकते, देखो ये इंडिया है, ये गुजरात है। अब यहाँ से कोई पोर्ट चलेगा वो आपका रेड सी में जाएगा, फिर मेडिटेरियन में जाएगा, मेडिटेरियन से वो जाके गिब्राल्टर से बाहर निकलेगा, फिर नॉर्थ सी में जाएगा, फिर ऊपर कहीं नॉर्वे के जाके वो इंग्लिश चैनल में घुसेगा अंदर। अगर आप यहाँ से सीधा यहाँ से ईरान लेके जाओ, ईरान से ये अजरबैजान निकालते हो, सीधा मॉस्को पहुँचा दो, तो कितना शॉर्ट मिल जाएगा आपको। तो इतना लंबा घूमने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। तो वही सारा रीज़न है कि हम इसमें बीच में नहीं कूद सकते, और कूदेंगे फिर हमारा वही कश्मीर वाला इशू उठना स्टार्ट हो जाएगा। अगर हम सपोर्ट करेंगे अर्मानिया को तो वही दोबारा से इंटरनेशनल पकड़ बन जाएगी। तो हम बीच में भी घुसते हैं, और भी कंट्री हमारे बीच में घुसेंगी ना। हम क्या बोलते हैं, जम्मू कश्मीर हमारा रीजनल मैटर है, उसमें बीच में कोई मत आओ। अगर हम दूसरी कंट्री बीच में जाएंगे तो और कंट्री हमारे बीच में आएंगी। तो ये सारी बात है, तो उसमें बीच में नहीं जा सकते। तो एक बैलेंस बिटवीन द टू एक्सट्रीम, तो हमें एक बैलेंस क्रिएट करके रखना है, ना उनके साथ है ना इनके साथ है, एक बैलेंस रहना है। हाँ वही बस दोनों की हाँ मिलाते हमें रहना है। अब इस इशू को सॉल्व करने कुछ काम नहीं होगा, नहीं काम हुए हैं। जैसे आपका मेरिट प्रिंसिपल, एक मैद्रिद प्रिंसिपल था जो रशिया ने और फ्रांस और US ने बैठ के चेयर किया था और सलाह मुशवरा कराने की बात की थी, अर्मानिया और अजरबैजान में बीच में सॉल्व करने के लिए बात की थी, पर वो अभी तक नहीं पहुंच पाई, अभी तक सॉल्व नहीं हो पाई। अभी तक ये कन्फ्लिक्ट चलता हुआ आ रहा है और जहाँ पे जो नेशन है वहीं पे सीज फायर है, वहीं पे वो नेशन बैठ गए हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन उठता है, क्योंकि मैं ये क्यों लेके आया ब्लैक सी, क्योंकि ब्लैक सी इसलिए लेके आया क्योंकि ब्लैक सी उसी रीजन के आसपास है। ब्लैक सी के जस्ट ऊपर है, वो है आपके सी ऑफ अजोब करके। अब ब्लैक सी कितनी कंट्री छूती है, उसका एक शॉर्ट फॉर्म ट्रिक है, टुर्किश बर्गर। तो बर्गर में कितनी कंट्री है, 1 2 3 4 5 और तुर्किश। तो इसके जो आसपास कंट्री हैं वो ऐसे याद रखोगे, तुर्किश के लिए टर्की, B स्टैंड फॉर बुल्गारिया, U स्टैंड फॉर आपका यूक्रेन, R स्टैंड फॉर रोमानिया, GE स्टैंड फॉर जॉर्जिया और R स्टैंड फॉर रशिया। तो आप तुर्किश बर्गर कुछ तारीख पढ़ते हैं, तारीख करके भी याद रखते हैं। मैंने टू बर्ग रख के भी याद रखा था, टू बर्ग करके भी याद रखा था मैंने। तो आप कुछ भी याद रख सकते हो, तो आपको पता लग गया कितनी कंट्रियाँ, टोटल 6 कंट्रियाँ, टर्की होगी, बुल्गारिया होगी, यूक्रेन होगी, रोमानिया होगी, जॉर्जिया होगी और रशिया होगी। चलो ये सारी बात है। अब ये जो आपको रीज़न दिख रहे हैं ना, ये वाले ये किसी ना कंट्री ने कब्जाए हुए हैं, इन पे इशू है। यहाँ पे जॉर्जिया के और रशिया के बीच में है। फिर ये जो हो गया आपको मैंने बताया था, ये वाला रीजन और अजरबैजान अर्मानिया के, फिर ये वाला रीजन है। अब आपको इसमें एक चीज़ देना है, जो सी ऑफ अजोब है वो रशिया और यूक्रेन के बीच में है, और इसके बीच में क्रीमिया है जो एनेक्स इसने किया हुआ है, और रशिया ने 2014 में इसको एनेक्स किया हुआ है। अब इनके बीच में एक स्ट्रीट है जो कनेक्ट करती है ब्लैक सी को और सी ऑफ अजोब को। आपको एक कमेंट में बताना है इसका नाम क्या है,
और मैं आपको बता ही चुका हूँ कौन कौन से 6 नेशन सराउंडिंग इसको करते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा और चीज़ बताना चाहता हूँ। इधर वाला एरिया, ये जो अर्मानिया है, लैंडलॉक कंट्री है, ऐसे याद रखो, ये लैंडलॉक कंट्री है अर्मानिया। इधर जॉर्जिया भी एक्सिस है ब्लैक सी में, इधर आपका अज़रबैजान का भी कैस्पियन सी में एक्सिस है, बाकू देखो उनका जो बाकू। पर जो अर्मानिया है ये लैंडलॉक कंट्री है, इसको सपोर्ट रशिया करता है क्योंकि है। और इधर अज़रबैजान है, अज़रबैजान का देखो बॉर्डर नहीं मिलता टर्की से, अज़रबैजान का बॉर्डर नहीं मिलता टर्की से, ये भी याद रखो। पर टर्की अज़रबैजान को क्योंकि मुस्लिम कंट्री सपोर्ट करती है। इसके नीचे ईरान है। तो अब कैस्पियन सी भी अगर आप देखना चाहोगे, थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। कैस्पियन सी रशिया, इधर आ गया कजाकिस्तान, और नीचे जाओगे इधर अज़रबैजान, इधर ईरान और इधर कजाकिस्तान। तो आप ये याद रख सकते हो, कमेंट के साथ आप देख सकते हो, ये आपकी शॉर्ट ट्रिक आपको याद हो गई है। अब जो नेक्स्ट आता है वो आता है डिप्रिसिएशन एंड एप्रिसिएशन ऑफ द रुपीज़। अब डिप्रिसिएशन एंड एप्रिसिएशन ऑफ द रुपीज़ क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा इसी पीडीएफ से। ये अंतर क्या होता है, देखो वीडियो लंबी होती है, आप सोचोगे लंबी थी सर वीडियो क्यों बनाते हैं। आप 1.5 करके देखो वीडियो को, 1.5, 1.2.5 करके देखो, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक हैं जो समझने के लिए। ये आप 10 टॉपिक पढ़ रहे हो, इकोनॉमिक्स के भी, वर्ल्ड हिस्ट्री के भी, मैपिंग के भी, आप 10 टॉपिक कवर कर रहे हो इसमें। इसलिए डिप्रिसिएशन मतलब क्या होता है, रुपीज़ का गिरना इन कंपेयर टू नेशनल जो करेंसी, जो नेशनल करेंसी इंटरनेशनल करेंसी होती है डॉलर, हम डॉलर से लिखते हैं, तो उसके तुलना में हमारे प्राइस का गिरना, कि फॉल इन द वैल्यू ऑफ द करेंसी डिमांड फॉर द फॉरेन करेंसी। तो क्या होता है कि वो एक्सीड होती है, यानी कि $1 की जो $1 की कीमत वो ज़्यादा हो जाएगी हमारे रुपीज़ को। तो हमें जब गिरेगी नीचे तो पहले ₹50 देने पड़ रहे थे, अब ₹100 देने पड़ेंगे $1 के मुकाबले, क्योंकि पैसे हमारा कमज़ोर हो गया है, तो अब ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे हमें उसके बदले में। एप्रिसिएशन हो रहा है कि मतलब यानी कि हमारी मजबूती बढ़ रही है। जैसे ₹50 डॉलर थी, पर डॉलर थी हमारी रुपये हमें देना पड़ता था, तो अब ₹45 पर डॉलर देना पड़ेगा, यानी कि पैसा मजबूत हुआ है। इसमें क्या होता है कि अगर इसमें 45 देना पड़ रहा था, अगर डिप्रिसिएशन हुआ तो अब ₹50 पर डॉलर देना पड़ेगा। तो ये होता है आपका डिप्रिसिएशन। अब इसमें फ़ायदा या नुकसान क्या होता है, पहले मैं आपको जिस समझाता हूँ। अगर आप एक्सपोर्टिंग कंट्री हो, एक्सपोर्ट करते हो चीज़ों का, बाहर बेचते हो, तो आपको ये डिप्रिसिएशन अच्छा है आपके लिए। वो कैसे कि आपका ज़्यादा पैसा आएगा, जो विदेशों के पास आपका रुपीज़ है वो ज़्यादा लौट के आपकी कंट्री के अंदर आएगा, ज़्यादा लौट के आपकी कंट्री के अंदर आएगा, आपका पैसा और स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि दूसरी कंट्री के पास आपका पैसा नहीं रहेगा, तो ज़्यादा आएगा एक्सपोर्टिंग में, तो एक्सपोर्टिंग के लिए बढ़िया होता है। अगर आप इम्पोर्टेड कंट्री हो, बाहर से कुछ मंगा रहे हो, तो आपके लिए एप्रिसिएशन बढ़िया होता है, यानी कि $1 के मुकाबले आपको कम पैसा देना पड़ेगा, तो ये आपको एप्रिसिएशन बढ़िया होता है। आगे आएगा सब कुछ कि डिप्रिसिएशन मतलब एप्रिसिएशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं। मीन क्या होता है, इसमें डिक्रीज़ होता है, डी से डिक्रीज़ आपकी मुद्रा, ये वाला आप 50 देते थे, अब जाके 100 दोगे पर डॉलर, तो ये डिप्रिसिएशन होगी। एप्रिसिएशन में पहले आप एप्रिसिएशन में क्या होगा कि आप पहले 50 देते थे, अब 45 दोगे, मतलब कि ये होगा, मतलब आपका मुकाबले बढ़ेगा। अब इसमें क्या होता है कि कॉस्ट क्या होता है, इंक्रीज़ इन द डिमांड, इंक्रीज़ इन द डिमांड क्यों ऐसा होता है, और डिक्रीज़ इन द सप्लाई, यानी कि इंपोर्ट आपकी डिमांड बढ़ गई है और कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट आपका कम हो गया है, इसकी वजह से पैसा कमज़ोर होता है। इधर क्या होता है कि आपकी डिक्रीज़ इन द डिमांड, आपने इंपोर्ट कम कर दिया लेना, और अपना इंक्रीज़ ज़्यादा कर दिया आपने, इंक्रीज़ इन द सप्लाई, इंक्रीज़ इन द सप्लाई, तो ये होता है। इफेक्ट क्या, इसके इफेक्ट क्या होते हैं, इफेक्ट यही होते हैं कि आपका एक्सपोर्ट में क्या होता है, it increase in the export because of many goods can be purchased with the same amount of currency। तो ये हमें क्या, it lead the increase in the export, ये लीड करता है हमें एक्सपोर्ट करने के लिए। ये करता है डिक्रीज इन द एक्सपोर्ट में, जैसे आपको ऊपर समझाया था कि इंपोर्ट आप ज़्यादा करने लगे हो, तो ये सब चीज़ें। इफेक्ट ऑन द इंपोर्ट क्या होता है, इट लीड डिक्रीज इन द इंपोर्ट बिकॉज डोमेस्टिक करेंसी नीड टू पे मोर, आपको ज़्यादा देनी पड़ेगी ना कंपेयर टू डॉलर के, इसमें कम देनी पड़ेगी। इंक्रीज करता है इंपोर्ट को बिकॉज डोमेस्टिक करेंसी टू गेट सर्विसेज। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर है और पढ़ेंगे। अब विनर और लूज़र कौन है इसके अंदर, ये भी इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या बताया था, डिप्रिसिएशन मतलब डीवैल्यू होना, आपका पैसा मुद्रा कम होना, यानी कि आपका $50 डॉलर देते थे, आप $100 दोगे प्रति। तो जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, पहले 50 आते थे उनके पास,
जब ये डिवैल्यू हो गया तब 100 रुपये आएंगे, तो पैसा आएगा ना एक्सपोर्टर के पास, एक्सपोर्टर को फ़ायदा है, डोमेस्टिक टूरिस्ट को फ़ायदा है क्योंकि वो हमारे यहाँ आएंगे, पैसा एक्सचेंज करेंगे, उसको फ़ायदा है, जो वर्किंग गेइंग जॉब है इन द एक्सपोर्टिंग इंडस्ट्री में उनको फ़ायदा है, इकोनॉमिकल ग्रोथ माइट भी इंक्रीजेज, इकोनॉमिकल ग्रोथ होगी, ज़्यादा पैसा आएगा, जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है वो इम्प्रूव होगा। तो ये कहीं ना कहीं डिवैल्यूएशन में भी फ़ायदा होता है। चाइना बहुत करता है इसको, चाइना बहुत मैनिपुलेट करता है इस चीज़ को अपना पैसा कमज़ोर रखने के लिए। ये इसमें कौन है, डिवैल्यूएशन और डिप्रिशिएशन। आपको डिवैल्यू करना, डिवैल्यू चाइना करता है, डिवैल्यूएशन और डिप्रिशिएशन भी मतलब वही एक तरीके से। इसमें लूजर कौन है, हु बाय द इम्पोर्ट, रेसिडेंट्स हु हैव हॉलीडे अब्रॉड, घूमने जाते हो, इम्पोर्ट रॉ मटेरियल कर रहे हो, इसमें दोज ऑन फिक्स। ये डिवैल्यूएशन मतलब जानबूझकर आप पैसा कम कर रहे हो, चाइना करता है ना, बताया ना चाइना का एग्जाम्पल दिया। ये मार्केट बेस पे होता है, ये मार्केट हिसाब से होता है, मार्केट के हिसाब से, सप्लाई और डिमांड के हिसाब से ये होता है आपका डिप्रिशिएशन। ये डिवैल्यूएशन और डिप्रिशिएशन में अंतर बता रहा हूँ आपको। इसमें क्या होता है, इनकम वेजेस हु सी द इन्फ्लेशन राइज, बहुत सारी इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, फॉरेन एक्सपोर्ट जो टूरिस्ट है इंडस्ट्रीज, कहीं ना कहीं उसमें थोड़ा लॉस देखा जाएगा। फिर और कोई इफेक्ट है जो आगे दोबारा से यही आ गया। आपको डिप्रिशिएशन का मतलब क्या है, डिप्रिशिएट का मतलब क्या है, इफ़ द रुपीज़ यूएसएसआर क्या था कि मतलब 50 था, 55 रुपये देने पड़ रहे हैं, यानी कि पैसा ज़्यादा देने पड़ रहे हैं। इसमें क्या है कि कम देने पड़ रहे हैं, 47 रुपीज़ हो गया। इसमें इम्पोर्ट बिकम कॉस्टलियर, क्यों कॉस्टलियर होगा कि अब ज़्यादा पैसे जाने पड़ेंगे आपके पास से, और इम्पोर्ट बिकम कॉस्टलियर हो जाएगा। इसमें क्या होगा, इम्पोर्ट बिकम चीपर क्योंकि कम पैसे देने पड़ रहे हैं आपको। इसमें क्या होगा, ये एक्सपोर्ट के लिए फ़ायदा है, आपके पास ज़्यादा रिवेन्यू आएगा। तो ये जो है डिप्रिशिएशन किसके लिए फ़ायदा है, एक्सपोर्ट के लिए, और इम्पोर्ट के लिए ये नुकसान है, इसमें 3 रुपये कम आएंगे आपके लिए, एप्रिशिएशन पैसा बढ़ता है। तो ये सारी चीज़ें। अब इंडिया हु विश टू गो हॉलीडे अब्रोड, जो घूमने जाना चाहते हैं तो उनके लिए ये बढ़िया है, ये वाला बढ़िया है उनके लिए क्योंकि चीपर होगा जब डॉलर से एक्सचेंज करोगे, ये नुकसानदायक है। जो आना चाहते हैं उनके लिए ये वाला बढ़िया है, हमारे बाहर से यहाँ आना चाहते हैं, पर जो जाना चाहते हैं उनके लिए ये बढ़िया है। ये मैंने आपको तीनों चीज़ें इसके बारे में बता दी। अब डिवैल्यूएशन क्या होता है, जानबूझ के डिवैल्यू करना अपनी करेंसी को इन कंपेयर टू, क्यों ये चाइना करता है, चाइना को भी इतना सारा फ़ायदा उठाना है, ये सप्लाई और डिमांड पे चलता है। आगे चलते हैं, दूसरा आता है, ये मैंने इंडियन एक्सप्रेस के लिए, इसमें क्या है, कुछ एफडीआई के नॉर्म्स बढ़ाए गए हैं, डिसइन्वेस्टमेंट बढ़ाया गया। जो ऑयल पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है ऑयल की, उसमें 100% एफडीआई गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दी है, ये याद रखोगे। फिर इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर भी 174% उन्हें डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया, उसमें एफडीआई को बोल दिया है कि आप इंडिया में आ सकते हो। तो अब एफडीआई है क्या, एफडीआई एक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, जो दूसरी कंट्री के रेजिडेंट है, दूसरी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, कोई ऑनरशिप ले सकते हैं दूसरी कंट्री में, किसी कंपनी की प्रोडक्शन में पार्ट कर सकते हैं, कोई डिस्ट्रीब्यूशन और एक्टिविटी में पार्ट ले सकते हैं दूसरी कंट्री के, ठीक है। जैसे टाटा वाले यहाँ से अमेरिका चले जाएँ, वहाँ पे कोई चीज़ खरीद लें, वहाँ पे अपना सर्विसेज स्टार्ट कर दें। ये डिफरेंट होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट से। पोर्टफोलियो अलग है, ऐसा बोला जाता है जो 10% से कम इन्वेस्टमेंट कर रहे हो आप किसी चीज़ में तो फॉरेन पोर्टफोलियो में आएगा, एक रफली फिगर, और ज़्यादा कर रहे हो तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में आएगा। अब ये क्या है, फॉरेन जो एंटिटीज़ होती हैं बाय करते हैं स्टॉक और बॉन्ड। कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि हमारे इंडिया में आए, वो किसी स्टॉक खरीद लें, बॉन्ड खरीद लें कंपनी के, तो वो होता है। पर एफपीआई डज नॉट प्रोवाइड द इन्वेस्टर विद ए कंट्रोल ओवर द बिजनेस। ये आपको बिजनेस कंट्रोल करने नहीं देगा, पर एफडीआई में तो आप जाके पूरा बिजनेस कंट्रोल कर रहे हो। तो ये एफडीआई अच्छा होता है, ना कि हमारे लिए एफपीआई अच्छा। ये बहुत वॉलेटाइल रहता है, कभी भी कंट्री छोड़ जा सकते हो, कभी भी आप स्टॉक बेच सकते हो, कभी अपने बॉन्ड बेच सकते हो। ये थोड़ा खतरनाक होता है। और अभी जो हमारी सरकार चिल्ला के कह रही है हमारे पास बहुत सारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया, बढ़ गया, सबसे ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया, वो एफडीआई के रूप में नहीं आया, वो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के रूप में आया, क्योंकि आपके शेयर मार्केट डाउन पड़ा था। विदेशों के लोगों ने पैसा लगा दिया, क्योंकि उन्हें पता है इंडिया के शेयर उठेंगे, क्योंकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, कंजप्शन बहुत ज़्यादा होता है, तो उन्होंने पैसा लगा दिया इंडिया में भर के, क्योंकि शेयर नीचे डाउन पड़े थे। तो अब हमारा जो इन्वेस्टमेंट आया पोर्टफोलियो के रूप में आया, कभी भी इससे नुकसान हो सकता है, कभी भी वो छोड़ के बेच के जा सकते हैं। तो ये वाले रूप में आया, ना कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के रूप में। तो ये सारी चीज़ें कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ये होता है। थोड़ा मैं आपको इसमें हिंट और बताऊँगा, आगे चलते हैं। ये जो फ्लो होता है एफडीआई का कंप्राइज क्या चीज़ होती है, इसमें क्या क्या होता है, एफडीआई के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ आ सकती हैं, आइदर डायरेक्टली
और थ्रू द अदर रिलेटेड एंटरप्राइजेस में बाय द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया जाता है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया जाता है ग्रीन फील्ड या ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट में। ग्रीन फील्ड मतलब कोई नया प्रोजेक्ट लगाना, ब्राउन फील्ड कोई पहले से चल रहा है या टाटा ने पहले से कंपनी खोल रखी है यूएस मतलब इंडिया में, कोई विदेश से कोई कंपनी है टाटा के साथ मिलकर काम करने लगे, उसे बोलते हैं ब्राउन फील्ड जो पहले से चल रहा है। एफडीआई के 3 कंपोनेंट होते हैं, एक तो इक्विटी कैपिटल, री इन्वेस्टेड अर्निंग और इंट्रा कंपनी लोन। ये सारी चीज़ में ये काम करते हैं, ये हमारे लिए पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इक्विटी ये क्या क्या चीज़ें हैं। अब एफडीआई आता कैसे है, उसके लिए कुछ प्रावधान है। एक तो होता है ऑटोमेटिक रूट कि आप इंडिया में आओ और डायरेक्ट आप चीज़ों में लग जाओ, गवर्नमेंट की आपके लिए कोई अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, डज नॉट रिक्वायर द प्रायर अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट और आरबीआई की नहीं है। गवर्नमेंट रूट क्या होता है कि आप इंडिया में आए हो, इंडिया में कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए। वो कैसे लोगे, आप जब इंडिया में आओगे तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटी पोर्टल है, ठीक है ना, फैसिलिटेशन पोर्टल है, उस पर आपको FIFP उस पर आपको रजिस्टर्ड करना होगा, वहाँ पे आपको क्लियरेंस लेना होगा और फिर जाके इंडिया में अप्रूवल लेने के बाद आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा। इसे अप्रूवल रूट बोलते हैं या गवर्नमेंट अप्रूवल रूट इसको बोला जाता है। अब कुछ FDI हैं, किस चीज़ों में मतलब FDI इंडिया में नहीं आ सकती, प्रोहिबिटेड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्री के लिए कि किस किस चीज़ों में इंडिया में FDI नहीं आ सकती। जैसे लॉटरी बिजनेस हो, कोई गैम्बलिंग बैटिंग बिजनेस हो तो इंडिया में अलाउड नहीं है। बिजनेस ऑफ चिट फंड का हो, ये तो पहले से इंडिया की चिट फंड कंपनी इतना घोटाला करते हैं, बाहर से बुला के तो वो छोड़ के ही भाग जाएंगी। फिर निधि जो छोटी छोटी कंपनी होते हैं उसमें नहीं आ सकते। ट्रेड इन ट्रांस जो आपके फेरेबल डेवलपमेंट राइट्स हैं TDRs हैं, वो ये इसलिए नहीं आ सकते इसमें क्योंकि इसमें आप आ गए, ये तो किसी को बेच सकते हो तुरंत, तो इसमें नहीं आ सकते। मैन्युफैक्चरिंग जैसे सिगरेट, आपके चिरूट्स, आपके सिगरेलियो करके या सिगरेट के टाइप्स होते हैं ये, इसमें आप नहीं आ सकते। हमारे इंडिया पर परेशानी है, सिगरेट इतनी पीते हैं लोग, टबैको इतना कंजप्शन करते हैं, तुम आके और बढ़ा दोगे। एटॉमिक एनर्जी, क्योंकि ये एटॉमिक ऐसी चीज़ है बहुत सेंसिटिव मैटर है, इसमें नहीं आ सकते। और रेलवे ऑपरेशन में नहीं आ सकते। इंडिया के अंदर कोई भी FDI नहीं आ सकता, 0% इनके लिए। अब कुछ सेक्टर्स हैं जहाँ से सबसे ज़्यादा FDI इंडिया के अंदर आती है, सबसे ज़्यादा आती है मॉरिशस, सिंगापुर और जापान के अंदर से। आप सोचो कि मॉरिशस जरा सा देश है, इसके 31% आ रही है, सिंगापुर उससे भी जरा सा देश है तो 20% आ रही है। उसमें क्या रहा, एक रूल था डबल टैक्स अवॉइडेंस ट्रीटी, डबल टैक्स अवॉइडेंस ट्रीटी, DAAT उसे बोलते थे। तो ये टैक्स था, इसमें क्या था, अगर कोई मॉरिशस की कंपनी है, अगर वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट करती है, अगर वहाँ पे वो टैक्स भरती है तो इंडिया में वो टैक्स नहीं भरेगी, सर्विस टैक्स जो भी टैक्स है, कॉर्पोरेट टैक्स बोलते हैं, वो नहीं भरेगी। ऐसे ट्रीटी साइन थी। तो ये बड़ी बड़ी वहाँ पे 2% लगता है वो वाला टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, और इंडिया में वो 10% लगता है। तो कंपनी सोचेगी यहीं पे हमने भर दिया, अब इंडिया में भरना नहीं पड़ेगा, और क्योंकि ट्रीटी साइन है आप ले भी नहीं सकते। तो ये था। तो कंपनियाँ क्या करती थी, US की विदेशों से कंपनियाँ क्या करती थी, उन्हें इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना डायरेक्टली नहीं आते थे। पहले वो मॉरिशस आएंगे, यहाँ पे अपनी बस नाम की शेल कंपनी बनाएंगे, नाम का ऑफिस रजिस्टर्ड करेंगे, और यहाँ से फिर वो इंडिया में एंट्री मारेंगे। यहाँ पे 2% देना पड़ता है, यहाँ पे इन्हें 10% देना पड़ता। तो ये सारी प्रॉब्लम थी, तो इसलिए मॉरिशस ये टैक्स हेवन कंट्री इनको माना जाता था टैक्स इवेजन के लिए। तो अब तो कॉपरेटिव टैक्स यूनिवर्सल करने जा रहे हैं, 13% पूरे वर्ल्ड में सिमिलर होगा, जो अभी आपके G7 ने भी बोला है, OECD में उस पर बात चल रही है अभी, तो अब वो सारा होगा, ये आपको याद रखना है। अब कहाँ का हमारे पास कैसे कैसे प्रावधान है। डिफेंस में ऑटोमेटिक रूप से 49% आ सकता है, उससे ज़्यादा नहीं आ सकता। सिविल एविएशन में 49% FDI आ सकता है। 100% फॉर NRI, कोई NRI खरीद रहा है तो वो 100% आ सकता है ऑटोमेटिक रूट से, और कोई बाहर की विदेश कंपनी खरीदी वो 49%। अब जो एसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनीज़ हैं जो एसेट बनाती हैं वो 100% आ सकते हैं FDI और FPI बाय FIPB इफ़ बियॉन्ड 49%। वो जो FIPB रजिस्टर्ड करना पड़ता था ना आपको, अगर आप इसमें रजिस्टर्ड करके आ रहे हो, 49 के बियॉन्ड जाना चाहते हो, तो आपको इसमें रजिस्टर्ड करके 100% आ सकती हैं। बैंकिंग सेक्टर और पब्लिक सेक्टर में कितना आ सकती हैं, जो मैंने आपको बताया 74% FDI आ सकती हैं। FII पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी आ सकता है बाय FIPB इफ़। जो FIPB क्या है, वो जो गवर्नमेंट में आपको रजिस्टर्ड करके आना है ना, ये रहा ये वाला रजिस्टर्ड करके आना है। अगर आप रजिस्टर्ड करके, कब रजिस्टर्ड करना है, अगर आप बियॉन्ड 49% जा रहे हो। फिर पब्लिक सेक्टर के लिए 20% आ सकते हैं। अब ONGC में तो बता दिया आप 100% आ सकते हैं, जो भी मैंने आपको बताया। फिर ब्रॉडकास्टिंग, ये आप खुद पढ़ लेना, ये आप खुद पढ़ लेना क्योंकि कई बार पूछा गया है। बस ये याद रखना जहाँ पे 100% है, ये 100 है,
ये 100 टेलीकॉम के लिए, ये 100 है आपको फार्मास्यूटिकल के लिए, और कौन सा रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे नहीं बना सकते, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हो, इसमें 100 है। तो ये कुछ बहुत सारी चीज़ 100 के लिए आती हैं, ये आपको याद रखना है। अब हमारे जो ट्रेंड देखो, ट्रेंड 14 से 15, 16, 17, 18 ट्रेंड क्या है, FDI बढ़ने पे ही है इंडिया में। तो आपके पूछे कि हमारी FDI लास्ट साल कम हो गई है, नहीं, कंटिन्यूसली बढ़ रही है। 19-20 में और बढ़ गई है, तो कंटिन्यूसली कहीं ना कहीं हमारे यहाँ FDI बढ़ती ही जा रही है। तो इतनी ही न्यूज़ थी। 100% वाली आप याद रखना किस किस में आ सकते हैं। मैंने डायरेक्ट ये मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप में, और ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो यहीं पे रोकता हूँ, कोई गला भी थोड़ा सूख गया है, और मैं नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 डालता हूँ, उसमें मुझे क्या क्या आपको पढ़ाना है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे, आपको क्या पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे हम गाइडलाइंस क्या क्या है इंडिया के अंदर किस चीज़ से रिलेटेड, सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेसेस, इसके लिए ऊपर पढ़ेंगे। फिर हम जो शॉर्ट से देखेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी देखेंगे, और ऊपर हम क्या देखेंगे, राइट टू एजुकेशन जो हम नेशनल पॉलिसी है ये चेक करेंगे, और अपने दोनों एडिटोरियल ख़त्म करेंगे। तो वो पार्ट 2 में डालूंगा। बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद।